क्यों है इतनी मोहब्बत मनोज तिवारी और गौतम गंभीर के बीच? नया लड़का जब उठता है तो उसको थोड़ा सा लाइमलाइट दिया जाए, थोड़ा स्पेस दिया जाए न्यूज़पेपर में, वो एक कारण हो सकता है जिसके वजह से वो भड़क जाते होंगे। गौतम गंभीर को इस बात से एतराज़ था कि उनके अलावा किसी और को फुटेज मिल रही है। मनोज तिवारी की पीआर टीम भारी पड़ रही थी गौतम गंभीर की पीआर टीम पे। अगर मेरा पीआर टीम होता तो आज के दिन में मैं इंडिया का कप्तान हो सकता था। मैं एक मैच में हाईएस्ट स्कोरर था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध फ्रेंडली गेम में, 129 रन बनाया था, वो बनाए थे 105 या 10, मेरा ही हाईएस्ट था। तो उस मैच में भी वो भड़क गए एक दिन, क्या कर रहा है तू, चल नीचे चल, जल्दी चल। सब नीचे चले गए, वॉशरूम में था तो फिर वो आ गया पीछे से, फिर से भड़कने लग गए। क्या बोले? बोला ये तेरा एटीट्यूड नहीं चलेगा, तुझे ऐसा कर दूंगा कि तुझे कभी खिलाऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मैंने बोला यार गौती भाई ये क्या बोल रहे हो आप? वसीम अकरम भी आ गए अंदर। वसीम अकरम ने हाँ ठंडा कर दिया, नहीं तो हो सकता था उस दिन हाथापाई भी हो सकता था। आपने कभी शाहरुख खान से कंप्लेन की? नहीं कंप्लेन। 24 अक्टूबर 2015। तो ये रणजी का मैच में वो खेल रहे थे, अपना गार्ड ले रहा था, स्लीप में थे वो, स्लीप से उसके मुंह से शुरू हो गया क्या? गाली देना। गाली? एकदम गाली देना, मतलब ऐसा गाली कि अब नहीं आप ले सकते हो। क्या माँ बहन की गाली? हाँ। सिर्फ गाली दे रहे थे या कुछ कह भी रहे थे? उसने गाली देते देते बोला तू शाम को मिल, मैं तुझे मारता हूँ। मैं बोला शाम को क्यों, अभी मार लो, आ जाओ हो जाए। भैया मैं भी तगड़ा था उस टाइम। हमारे सौरव गांगुली आए थे बोर्ड में, तो उनके लिए भी अनाप शनाप बोलना कि वो भी अपना जैक लगा के, अपना सोर्स लगा के आ गया, तू भी एकदम उसके पीछे। ये वो ग्राउंड पे बोल रहे हैं? हाँ। ओके। 24 फरवरी 2021 हुगली जिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक रैली संबोधित करने जाती हैं। टीवी की भाषा में कहें तो वो ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी चलती है कि क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी में शामिल होंगे। तो वहाँ पे अचानक से वो बोली इलेक्शन लड़ेगा लोकसभा का। मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया कि अचानक से। तो मैंने बोला आई विल टेक वन मोर डे, दीदी एक दिन दो, मुझे सोच के बताता हूँ। पहले तो बीजेपी वाले आए 2 बार। कौन? कैलाश विजयवर्गीय बुलाए अपने स्थान में जहाँ पे कलकत्ता में रहते थे। लोग कहेंगे मनोज तिवारी अपॉर्चुनिस्ट हैं, पहले वहाँ गए, फिर टीएमसी से कॉल आ गया तो वहाँ चले गए। आइडियोलॉजी तो सब बात की बात है, बता नहीं। अंत में मैंने क्या डिसीजन लिया वो महत्वपूर्ण है। जब आज से 5-10 साल बाद कभी आप टीएमसी से बीजेपी स्विच हुए तो यही वाली क्लिप वायरल की जाएगी। कोई बात नहीं है, जा सकते हैं कभी भविष्य में, पता नहीं भविष्य का क्या पता। इतना ओपन जवाब देंगे टीएमसी वाले, ये क्लिप भेज देंगे ममता बनर्जी को। मैं आपका एक स्टेटमेंट देख रहा था, इसमें आपने कहा कि मौका मिला तो मैं महेंद्र सिंह धोनी से पूछूंगा कि मुझे सेंचुरी के बाद भी ड्रॉप क्यों किया गया। अब वो कप्तान थे और टीम इंडिया चलती है कप्तानों के सोच विचार से ही चलती है। और मैं शतक मार के मैन ऑफ द मैच लेके भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलना, वो बहुत टूट गया था उस टाइम। ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद रिटायरमेंट ही ले लूँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। Brought to you by Itel and Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पेट। निकल आए तो डार्क कपड़े पहन लो, बियर बैली छिप जाती है, पर हम तो बियर पीते ही नहीं है। एकदम बकवास होती है, बर्फ भी आता है। स्क्रीन पे वैसे भी नहीं बोलना होता, लेकिन हम मिठाई खाते हैं। हमारे यहाँ मिठाई आई है, एक भाई साहब आए हैं, ऐसे ही गेस्ट आने चाहिए। तो ये जो भविष्य के गेस्ट हैं उनके लिए संदेश भी है, कृपया जब भी लल्लन टॉप आएँ तो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन ज़रूर लेके आएँ। इसके अलावा आप अंगवस्त्र भी ला सकते हैं, आई डोंट माइंड। और ये मिठाई बंगाल से आई है, स्वीट टेस्ट ऑफ बंगाल। क्या नाम है भाई साहब इस मिठाई का? मिठाई का नाम है जौल भोड़ा संदेश। जौल भोड़ा संदेश गुड़ से बना हुआ रहता है, इसके अंदर गुड़ भरा हुआ है। हाँ। बंगाल से मिठाई आई है और हमारा हिंदुस्तान यहीं पे है। तो मैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, बुंदेलखंड और शिवांगी तुम्हें किस में जोड़ा जाए? बिहार की दिल्ली, मिथिला। अच्छा, बुंदेलखंड जब अलग है तो मिथिला भी अलग। यहाँ से मैं अपने 5-6 साथियों को बुला रहा हूँ। जरा आइए भाई, जरा टेस्ट करिए। आइए। ये रजत जी हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हैं, पर बनाते क्यों नहीं हो? लोग हमको शिकायत करते हैं कि तुम फिल्में नहीं बनाते। बस आपके आशीर्वाद से बनाएंगे आगे जाकर। आशीर्वाद कुंभ में मिल रहा है, वहाँ बनाओ। सोच रहे हैं सर, अभी निकलेंगे, इस वीकेंड निकलेंगे। वाह, थैंक यू। चुएगा
ये देखो ये वेट ट्रेनिंग का क्या हुआ? ये हम लोगों को हूल देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। नो मेरी वेट ट्रेनिंग चला रहे, इधर आओ। ये राज विक्रम है, ये बहुत अच्छे कार्ड बनाते हैं। ये देखिए इन्होंने नीचे का एक कोड लिख के एक बहुत खूबसूरत सा, जूम इन कर लो बेटा, कार्ड बनाया। ये हमारे साइंस हेड हैं। इतना बढ़िया है, वाह साहब। इस पे लिखा है, इफ यू क्रश अ कॉकरोच यू आर अ हीरो, इफ यू क्रश अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई यू आर अ विलन, मॉरल्स हैव एस्थेटिक क्राइटेरिया। ये कार्ड मेरी डेस्क के लिए बनाया है। अगर आप भी इस तरह के कार्ड्स चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट तो विज़िट करें ही, राज विक्रम से दोस्ती गांठें। ये जल्दी एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिख रहे हैं। हम लोगों ने एक 2 फिल्में देखी हैं जिस पे हमारे विचार काफ़ी मैच हो रहे हैं, द सब्सटेंस एंड अ डिफरेंट मैन, और हमें लगता है उन दोनों फिल्मों को साथ में देखा जाना चाहिए एस्थेटिक सेंस पे बात करने के लिए, एंड द प्रेशर ऑफ लुकिंग ब्यूटीफुल पे। थैंक यू मिस्टर राज विक्रम, यू आर वेरी काइंड। जूठन गिराई हमने देखा है बेटा। अरे आइए भाई। और अक्षय शेलके फ्रॉम महाराष्ट्र, सर नोश फरमाए। और मिठाई के बारे में कम वक्त तो कुछ नहीं बोल रहे हो, बहुत अच्छी है, वाह। थैंक यू सर। कभी आप भी जब आए वर्धा से तो मिठाइयाँ लाएं। ये फिलहाल जल भरा संदेश के नाम। ही इज़ अपार्ट फ्रॉम आवर वेरी इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर, ये दिल्ली के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का गाइडेड टूर करवाते हैं। ओह, तो हिस्ट्री के बफ हैं, बड़े जानकार हैं। तो कभी आपको जरूर नए सिरे से दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स देखने हो नहीं देखनी तो है मुझे। बीवी जब के भी आप साथ सुष्मिता के साथ आए तो जरूर यू कैन अवेल हिज सर्विसेज। एकदम फीस ले रहे हो आजकल कि नहीं? हाँ, आपसे ले लेंगे। आपसे ले लेंगे, वाह। वो मिठाई लाए तुम्हारे लिए, तुम फीस ले रहे हो। देखो वो डिस्काउंट दोगे इसीलिए लाए हैं, समझ लो। चलिए, अभी थैंक खिला यू। के, हाँ। अरे मिस्टर गांधी आइए। मिस्टर गांधी फ्रॉम मध्य प्रदेश, ग्वालियर चंबल संभाग। कहाँ गई शिवांगी? आ जाओ जल्दी आओ, हमको इंटरव्यू भी शुरू करना है। पब्लिक कहेगी कि पहले 5 मिनट में इंटरव्यू के मिठाई खिला रहे हैं। आओ दीदी। लीजिए, खा के बताइए कैसी है। उधर कैमरे पे रिएक्शन देना है। अच्छी है। अरे खाने चबाया भी नहीं, पहले ही बोल दी। मिठाई तो अच्छी नहीं होती। इतना जेनरिक है, इतना बड़ा दिल है। मिथिला में मिठाई होती है मखाने की खीर के अलावा? एक रस कदम नाम। रस कदम, वाह। तो मैंने सोचा अगर इधर जाऊंगी तो मैं लेके आऊंगी। आपने सोचा, अभी संकल्प नहीं किया है? नहीं, मैंने सोचा है, संकल्प ले लिया अभी। थैंक यू, बाय बाय। तो देवियों और सज्जनों, अब लल्लन टॉप जब अपने 10वें साल में दाखिल हो रहा है तो तय यही पाया गया है कि जैसे शुरू हुआ था वैसे ही हो जाना है। पुनर्मूर्छको भव, खुला खिला और कैमरे की पर्देदारियों से मुक्त। आज की बैठकी में हमारे मेहमान हैं मशहूर क्रिकेटर, जो नेता भी हैं टीएमसी पार्टी के और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री भी हैं, पर इन्होंने कहा है कि भाई आज उस अवतार को किनारे धर दिया जाए, नया नवेला है और क्रिकेट पे ही गप हो और उससे इतर फूड पे। तो मनोज तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी इस तरह का कन्फ्यूजन होता है कि आपके नाम के एक मशहूर भोजपुरी सिंगर, एक्टर और पॉलिटिशियन भी हैं जिन्होंने कालजयी गाना रिंकिया के पापा भी गाया है? बहुत कन्फ्यूजन होता है, और खासकर अभी जो एक्स हैंडल हो गया है ना जी, ट्विटर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब भी गाली पड़ती हैं तो वो मेरे हैंडल में टैग कर दिया जाता है, तो वहाँ आर यू टेलिंग मी सर कि सिर्फ बीजेपी एमपी मनोज तिवारी को गाली पड़ती है, टीएमसी एमएलए मनोज तिवारी को नहीं पड़ती? फिलहाल तो नहीं, काम कर रहा हूँ, फिलहाल तो नहीं। ऐसा भी होता होगा कि कुछ आप लोग गड़बड़ करते हैं उनको टैग कर दिया जाए, ये वो बता पाएंगे? नहीं, अगर मैं करता तो शायद उनको टैग होती। पार्टी क्या करती है उससे तो उनको ऐसा हो सकता है टैग किसी को गौतम गंभीर को कोसना हो, आपको टैग करके कर रहा हो, उनको कर दे। हो भी सकता है। देखिए, इस पे आपने प्रतिवाद नहीं किया कि गौतम गंभीर को नहीं कोसना है। क्यों है इतनी मोहब्बत मनोज तिवारी और गौतम गंभीर के बीच? कब ये सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, मोहब्बत तो पहले से ही था, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं हमेशा अपने सीनियर्स को बहुत इज्जत देता हूँ, चाहे कोई भी हो। तो वैसे ही शुरू हुआ। जब मैं एज अ यंगस्टर इंडियन टीम में जब आया तो मेरे सीनियर्स जितने भी थे, सहवाग,
पाजी थे, गौतम पाजी थे, युवराज पाजी थे, तो ये सब भज्जी पाजी थे। तो सबके साथ अच्छा तालमेल हमेशा ही रहता था। वो लोग भी हमें जितने भी यंगस्टर्स आते थे तो उनको गाइड अच्छे तरीके से करते थे जी। तो थैंक यू। तो उस हिसाब से मोहब्बत और रिस्पेक्ट बढ़ता चला गया। लेकिन उसके बाद दरार आने लगी, कुछ इंसिडेंट हुई। क्या हुआ था? बहुत लंबा स्टोरी है भाई साहब, हमारे पास जमाने भर का वक्त है, आप सुनाइए। देखिए, बिना कोई कारण के ना डांट पड़ने लगती थी मुझे, और मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्यों ये मेरे ऊपर चढ़ पड़े, क्यों अनाप शनाप बोल थोड़ा रहे। बताइए ना, क्या कहते थे, क्या होता था? देखिए, ज़्यादा मेरा क्रिकेटिंग कैरियर अंतर्राष्ट्रीय में ना 7 साल का है, इन एंड आउट। तो जब भी इंटरनेशनल मैचेस खेलने जाता था तब संपर्क अच्छा रहता था। तब तो आईपीएल और केकेआर को लेके वहाँ उतना ये नहीं होता था। जब से केकेआर आया मैं 2009 में, 2010 में आया मैं, 10 में, हाँ, क्योंकि 2008 में मैं दिल्ली में था, डेयर डेविल्स के साथ। सेकंड 2009 में भी दिल्ली में ही था, लेकिन इंजर्ड हो गया था खेल के। उसके बाद मेरा ट्रेड हुआ, फिर मैं वहाँ गया। उसके बाद से फिर क्लोजनेस बढ़ी, बातचीत होने लगी रेगुलर बेसिस पे, कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से नहीं लेना है। इंडियन टीम में जब था तब भी चल रहा था। तो केकेआर के समय पे, आईपीएल के टाइम पे बीच बीच में अचानक भड़क जाना। क्या बोलते थे? कुछ भी बोल देते थे, मतलब ऐसा बोलते थे जिससे मन को कष्ट पड़ता था। कभी भी कुछ भी शब्द लेके, आपको क्या वो पता ही सिर्फ है आप ही को टारगेट करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, बीच बीच में एक दो दूसरे को भी करते थे। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार क्या, कौन सा कारण हो सकता है जिस पे वो भड़कते इतना। मतलब वजह नहीं बताते थे? वजह थोड़ी ना बताते थे, वो भड़कते थे तो भड़कते थे। और मैं परेशान हो जाता था कि यार, मैं जिसके साथ इंडियन टीम में जब रहता था इतना क्लोजनेस, उसके बाद जब भी टीम की डिस्कशन होती थी केकेआर की तो वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट थी मेरी, तो अचानक से ये रूप क्यों? फिर मैं जब एनालाइज करता था कि यार कारण खोजने के लिए क्या हो सकता है कारण, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि केकेआर में जब था तो केकेआर में लोकल बॉय के हिसाब से मैं एक लड़का था जो रेगुलर परफॉर्मेंस कर रहा था वहाँ पे। तो हो सकता है जब अब पत्रकार लोग वहाँ पे भी चाहते हैं कि नया लड़का जब उठता है तो उसको थोड़ा सा लाइमलाइट दिया जाए, थोड़ा स्पेस दिया जाए न्यूज़पेपर में। हो सकता है वो एक कारण हो सकता है जिसके वजह से वो भड़क जाते होंगे, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा कारण दिख भी नहीं रहा था। गौतम गंभीर को इस बात से एतराज़ था कि उनके अलावा किसी और को फुटेज मिल रही है? हो सकता है। देखिए, ये मेरा एजम्पशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन, मतलब मेरा एनालिसिस है। मनोज तिवारी की पीआर टीम भारी पड़ रही थी गौतम गंभीर की पीआर टीम पे। मेरा कोई पीआर टीम है ही नहीं। अगर मेरा पीआर टीम होता तो आज के दिन में मैं इंडिया का कप्तान हो सकता था। इस पीआर का खेल है? बहुत ज़्यादा खेल है। कैसे सर, समझाइए जरा। पीआर का खेल ऐसा है कि अगर आप एक मैच में अच्छा करते हो, 3 मैच में अच्छा नहीं करते हो, तो एक मैच वाला जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा भी नहीं है, उसको ही चलाते रहते हैं। 4-5 लोग रहते हैं रेगुलर उसको हाईलाइट करने के लिए, और जहां आपकी एक इनिंग्स गई खराब तो बस टूट पड़ते हैं। है, पीआर का तो गेम है ही। आज के दिन में आप देख ही रहे ना, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखते हैं कि गलती सामने वाली की है लेकिन उसको दबा दिया जाता है। जैसे मेरे साथ जो लड़ाई हुई थी यहाँ पे उनकी, गौतम गंभीर। हाँ, 2015 में शायद दिल्ली वर्सेस बंगाल का मैच था। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हो IPL गया। का था कि नहीं, रणजी मैच। रणजी मैच। तो वहाँ पे उन्हीं का ही गलती था। और क्या हुआ जितने था? फिरोशा कोटला में हम खेल रहे थे रणजी जब वो ट्रॉफी में। आपने अपने हेलमेट का कुशन, वो वाली हाँ बात? जी, हाँ, वही बताइए वाला साहब। स्टोरी। मेरी बड़ी दिलचस्पी है उस कहानी को पूरा सुनने में। तो उसके पहले से ही भड़के हुए थे, क्योंकि उसके पहले केकेआर में मेरी लड़ाई हो गई थी उनके साथ। क्या बोला क्योंकि आपने? मेरी जो बैटिंग का जो क्रम था ना, वो हर मैच के बाद नीचे जा रहा था। और उस टाइम पे जब हम खेलते थे तो मेरा इंडियन टीम में ना परमानेंट प्लेस बना नहीं था, मैं रेकनिंग में था। और जितने भी विदेशी टीम आते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, तो उनके साथ फ्रेंडली मैच जब भी हुआ करता था तो मैं एक मैच में हाईएस्ट स्कोरर था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध फ्रेंडली गेम में। 129 रन बनाया था, वो बनाए थे 105 या 10
मेरा ही हाईएस्ट था। तो उस मैच में भी वो भड़क गए एक दिन, क्योंकि इनिंग्स ख़त्म हुई, अब फील्डिंग के लिए उतरना है, अब तो सनस्क्रीन लगाना था। तो लगा रहा था तो अचानक से वो भड़क गए, क्या कर रहा है तू, चल नीचे चल, जल्दी चल। सब नीचे चले गए, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। और उस टाइम में आप जानते ही हैं, अगर एक यंगस्टर का रेकनिंग बन रहा है तो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आईपीएल की किसी भी टीम में जब भी खेलते हैं ना, तो एक ऐसे क्रम में खेले। ऑब्वियसली टीम की इंटरेस्ट पहले रखना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए जहाँ पे मेरे से पहले किसी और को भेज दिया गया जो स्टेट के भी मैच नहीं खेलते थे, लोकल लड़का। तो वहाँ पे फिर वो अनबन हुई एक बार बैटिंग क्रम को लेके। ईडन गार्डन्स में ही थोड़ी सी मैं बहुत अपसेट हो गया था। अपसेट होके फिर जैसे ही इनिंग्स ख़त्म हुई मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में था तो फिर वो आ गया पीछे से आके वो फिर से भड़कने लग गए। क्या बोले? बोला ये तेरा एटीट्यूड नहीं चलेगा, तुझे मतलब ऐसा कर दूंगा कि तुझे कभी खिलाऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, I'll मेक श्योर ऐसा करके। तो जीवन में मैंने कभी किसी का सहायता लेके खेला नहीं है, अपने बलबूते पे खेला है। तो ये सब चीज़ें, ये सब शब्द जो हैं मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो उस टाइम बहुत मैंने बोला यार गौती भाई ये क्या बोल रहे हो आप। अब मैं रिस्पेक्ट भी करता था, सीनियर है, अब ज़्यादा कठोर शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो एक तरफ से आ रही थी तो मैं भड़क गया। मैं बोला ये सब ठीक बात नहीं है, मैंने कभी किसी का खेला नहीं है, अपने बलबूते पे खेला, इतने साल रन बनाया है। तो ही वॉज गिविंग मी अ लिटिल बिट ऑफ थ्रेट बेसिकली कि आज के बाद तुझे कोई नहीं लेगा यहाँ पे। हुआ क्या था वहाँ पे ग्राउंड पे? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बैटिंग का जो क्रम है ना, मेरा जाने का बात था। तो ऐसे 2-3 मैचेस में ऐसे हुए, उसके वजह से भेजते गए। उसके बाद तो ये थोड़ा सा एक्सक्लेट कर गया। तो फिर वसीम अकरम भी आ गए अंदर, नहीं तो हाँ वो बॉलिंग कोच थे, हाँ तो वो आ गए थे बीच में, वहाँ रुक गया वसीम अकरम ने, हाँ ठंडा कर दिया। नहीं तो हो सकता था उस दिन हाथापाई भी हो सकता था। तो ये चीज़ वहाँ से कैरी ऑन फॉरवर्ड हुई थी यहाँ रणजी। आपने कभी शाहरुख खान से कंप्लेन की? नहीं कंप्लेन। शाहरुख खान वैसे कभी इन्वॉल्व नहीं होते थे। कौन देखता था केकेआर की तरफ से? ये ट्रेवर बेलिस थे कोच, वो तो फॉरेनर है, वो क्या समझेंगे। वसीम भाई थे जो क्लोज थे, थोड़ा बहुत उसको समझ में आता था। तो वसीम अकरम ने क्या कहा आपसे? आके रोक दिया, बोला यार कप्तान है, ठंडा कर, ठंड रहा है, ये कर वो कर। बट वो समझते थे। आप एक बार पुराना वीडियो अगर कभी वसीम भाई का देखेंगे इंटरव्यू में, उसने बहुत प्रशंसा भी किया था मेरा टैलेंट के बारे में। तो वही है, वो बिल्डअप होता गया। फिर यहाँ दिल्ली कोटला में आ गए सिचुएशन। क्या हुआ? तो जिस साल ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये इंसिडेंट ना, उसके बाद वाला साल ऑब्वियस सी बात है वो रखेंगे नहीं। 2012 में हम लोग चैम्पियन बने, 2013 का सीज़न थोड़ा बहुत खेले, उसके बाद 2013 में ही ये लड़ाई हुई। उसके बाद फिर रिटेन नहीं किया, फिर पिक भी नहीं किया। वो तो जाहिर सी बात थी कि लड़ाई के बाद कप्तान से अगर लड़ाई कर लेते हो, कोच से लड़ाई करते हो, तो वो प्लेयर का तो ऑब्वियस सी बात है रिटेन या पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चलता गया। फिर जैसे ही ऑपोजिशन में फिर दूसरे टीम गया, तो फिर कभी भी मैच में मिले तो दूसरी नज़र से, गुस्से के नज़र से देखना, कोई साइड टॉक कर देना। तो ये रणजी का मैच में वो खेल रहे थे 24 अक्टूबर 2015। हाँ, तो वो कुछ नया टेक्निक लेके आए थे, वो जस्टिन लैंगर से सीख के, ऑस्ट्रेलिया से। तो पूरा ओपन खड़ा होते थे। तो उस टाइम हो गया, अब लड़ाई हो गया। अरे बता ही दो भाई साहब। इंसिडेंट ये है कि आपने कुछ स्लेजिंग की? मैं स्लेजिंग नहीं करता हूँ, पहले कभी मैं लड़ाई नहीं शुरू करता। मैच के पहले दिन का प्रैक्टिस सेशन हमने किया, और मैं बहुत स्वेट करता हूँ जब खेलता हूँ ना, तो आई नॉर्मली स्वेट अ लॉट। तो जो कुशन होती है ना हेलमेट की अंदर वाली कुशन, तो वो रिमूवेबल है। जब भीग जाती है तो आप उसको निकाल के गाड़ के वो पसीना ये करके आप रख देते हो सुखाने के लिए, ताकि नेक्स्ट डे सूख जाए। अब कोटला का आप अगर ड्रेसिंग रूम के अंदर गए होंगे तो हैंगर्स है ऑब्वियसली क्लोथ्स रखने के लिए, तो मैं हैंगर में ही ना हमेशा हेलमेट रखता हूँ सुखाने के लिए, और कुशन साइड में रख दिया था पास वाले चेयर में। अब नेक्स्ट डे जब मैच हुई, हमारी मैच चल रही थी, तो हमारी बैटिंग आई। बैटिंग में फिर
विकेट गिर गया एक शाम के टाइम में, लंच टी के बाद वाला टाइम, शायद आधा घंटा या 40 मिनट बचा हुआ था। तो हमारी पार्टनरशिप चल रही थी। अब कोटला का ड्रेसिंग रूम ऊपर है, हम लोग को बैठना पड़ता है नीचे, क्योंकि आने में टाइम लगता है, टाइम पे नहीं आए तो टाइम आउट हो जाओगे। तो मैं जब ऊपर से नीचे आया पैड पहन के, तो हेलमेट के अंदर मैं ग्लव्स रख के आता हूँ हमेशा नीचे। तो मैं कुशन लाना भूल गया था, ऊपर से भूल गया, जहन से निकल गया, क्योंकि कप्तान था तो बहुत कुछ चलता है दिमाग में। अब जब आउट हुआ बंदा, अब मुझे जाना है, तो जैसे ही मैं ग्लव्स निकाल के हेलमेट पहना तो हेलमेट लूज़ हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कुशन निकला हुआ था। तो धीरे धीरे जाते जाते मैं अपने एक्स्ट्रा प्लेयर को बोला कि भाई ऊपर वहाँ गिरा पड़ा हुआ है, उसको लेके आ जा, जब तक क्रीज में मैं पहुँचूँगा, स्टांस लूँगा, तब तक तू आ जा, ताकि टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब इन भाई साहब को लगा कि मैं जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। गौतम गंभीर को? हाँ, 40 मिनट की मैच बची हुई है, इतना साल खेलने के बाद मैं ये सब करूँगा। तो इनको लगा कि टाइम वेस्ट करने के लिए आया हूँ ये टैक्टिक्स लेके। अब जैसे ही लेग गार्ड लिया, अपना गार्ड ले रहा था, स्लिप में थे वो। अब स्लिप से उसके मुंह से शुरू हो गया क्या? गाली देना। गाली? एकदम गाली देना। अब गाली मतलब ऐसा गाली कि अब नहीं आप ले सकते हो। क्या माँ बहन की गाली? हाँ, माँ बहन की गाली है। और गाली कभी मैंने किसी से ली भी नहीं है। तो एक चीज़ है जो मैं कभी ले नहीं सकता, वो है गाली। बहुत कॉमन है क्या ग्राउंड पे ऐसे गालियां देना एक दूसरे को? इस तरह की गालियाँ नहीं। नहीं, इस तरह की गालियाँ नहीं। देखिए, जिस माँ के कोख से आप पैदा होते हो ना, उस माँ के लिए अगर कोई भी कहे, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान को लेना नहीं चाहिए। मैं तो नहीं ले सकता, चाहे कोई भी हो। फिर भी मैंने अपना थोड़ा सा कंट्रोल करके मैं बोला, गौती भाई गाली क्यों दे रहे हो? चल रहा था। अब एक बार उनका जो फ्लो चलता है तो आप देखो कि ऑब्जर्व सिर्फ कर। गाली दे रहे थे या कुछ कह भी रहे थे? गाली उस टाइम गाली ही दे रहा था। हाँ, बहुत तरह का गाली उसने दिया। उसके बाद फिर ओवर हो गया। फिर उस ओवर में ही आप अगर पिक्चर देखोगे, इंटरनेट में है शायद, तो आ गया था पूरे मुंह के सामने मेरा। अब ऐसा चल गया, आपा खो गया हूँ मैं, गाली दे दिया उसने। तो फिर उसने गाली देते देते बोला, तू शाम को मिल, मैं तुझे मारता हूँ। मैं बोला, शाम को क्यों, अभी मार लो, आ जाओ, हो जाए। तो फिर थोड़ी ना हाथ उठा सकता है वो, है बड़े वो, ठीक है भैया, मैं भी तगड़ा ही था उस टाइम। हाउ कॉमन इज दिस सर? हम लोग तो कभी वहाँ होते नहीं हैं, आप हैं। हाँ। कि ऐसे धमकी कि तू बाहर मिल, मैं तेरे को। हाँ, और दिल्ली में ही मैच था, तो मैं बाहर क्यों मिलता हूँ, अभी कर ले जो करना है। मतलब ये आपके जीवन का इकलौता ऐसा इंसिडेंट है या और भी कभी किसी प्लेयर ने ऐसे आपको थ्रेट किया है? कोई प्लेयर ने नहीं किया, किसी ने, ये पहला इंसिडेंट था। और फिरोशा कोटला में आप जानते हो, ग्राउंड के सर्कल के मतलब बाउंड्री लाइन के पास ही वो टेंट बिछा देते हैं न्यूज़ मीडिया वाले लोग के लिए। तो ईच एंड एवरी शब्द जो भी उसके ज़ुबान से निकली थी ना, सब सुना है उन लोगों ने। तो उसके बाद फिर वही फिर शाम ओवर हो कैसे गया। हुआ? यहाँ तो वसीम अकरम नहीं थे। नहीं, यहाँ अंपायर आ गया ना, तो बीच में अंपायर आ गया, मैच रेफरी थे। तो अंपायर जैसे ही आया, अंपायर को धक्का मार के उसने साइड कर दिया। अब वो भी रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि थर्ड अंपायर का सिस्टम भी रहता है, कैमरा सेट रहता है, तो वो भी आया था वीडियो में। उसके बाद ओवर हो गया, मैं नॉन स्ट्राइकर में हूँ, वो जानबूझ के मिड ऑफ में आ गया। मिड ऑफ में आने के बाद फिर से वो वहाँ से चिल्ला के गाली गलौज करना। फिर एम्पायर रोकते नहीं है कि सामने दिख रहा है कि प्लेयर गाली बक रहा है? अंपायर रोकेगा उसको? वो बड़े कद का प्लेयर है ना, नाम किया हुआ प्लेयर है, देश के लिए खेला है। अब अंपायर्स जो आते हैं वो थोड़े डर समय रहते हैं ना, कि कहाँ पावर यूज़ करके उसको बैठा दे, तो कितना इन्वॉल्व होंगे। ओके। तो वो लोग अपने रिजर्व्ड ही रहते हैं। वो प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है कि किसको डांटना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। तो फिर वो मिड ऑफ में जब था, तो फिर मुझे देख के वो अनाप शनाप बोल रहा था। फिर तब नया हमारे सौरव गांगुली आए थे बोर्ड में, तो उनके लिए भी अनाप शनाप बोलना कि वो भी अपना जैक लगा के अपना सोर्स लगा के आ गया, तू भी एकदम उसके पीछे। ये वो ग्राउंड पे बोल रहे हैं? हाँ, ओके। तू भी ये सब करके तू भी पहुंच गया वहाँ, ये वो हैन तैन। मतलब जिस नॉर्मल वे में मैं अभी बोल रहा हूँ ना, आप समझ लीजिए इसका विपरीत कर दीजिए आप, वैसे टोन में वो बोल रहा। तो वहाँ से वो सब आपने बताया सौरव गांगुली को? बताया। क्या बोले वो?
ठीक है, दादा जैसे बोलते हैं ठीक है, देखता हूँ। मेरा काम था बोल देना कि भाई ऐसा ऐसा उसने बोला। Does he have anger issues? हाँ, दिखता तो है। उस दिन के बाद से कभी आप लोगों की बात मुलाकात तो दूर की बात है, चांस ही नहीं है। आप अपना रहो, मैं अपना रहता हूँ भाई, बस। यहाँ आप अब बंगाल के युवा मामलों के मंत्री हैं, वो अभी भी केकेआर से जुड़े हैं या अब लखनऊ जाइंट्स आ गए? नहीं, लखनऊ में तो नहीं, अभी तो इंडियन टीम के कोच बने हैं ना। नहीं, पर ये लोग आईपीएल कहाँ छोड़ते हैं कोच बनने के बाद? छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना, पर हेल्प तो करते ही होंगे क्योंकि बने रहते होंगे हाँ, नहीं मेंटर नहीं बन सकते, मतलब कोई पीछे से। हाँ, पीछे से तो सजेस्ट तो कर ही रहते हैं। इस बात का कितना फर्क पड़ता है कि बोर्ड में कौन है, सौरभ गांगुली हैं कि जय शाह हैं कि कोई और है, उस स्टेट के प्लेयर्स पर? एंड प्लीज ऑनेस्टली बताइएगा। फर्क तो पड़ता है। देखे, अगर जिस स्टेट का प्लेयर खेलता है वहाँ का अगर कोई बंदा बोर्ड में कोई भी पद में है तो जब परफॉर्मेंस होती है तो अननोटिस्ड नहीं जाती है, उनको फल मिलता है, जो आजकल बहुत प्लेयर्स को नहीं मिलता क्योंकि कोई है ही नहीं बोर्ड में। जैसे किसको नहीं मिल रहा है जो लगातार अच्छा कर रहा हो डोमेस्टिक में? और अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं मिल रहा है, जलस सक्सेना को नहीं मिल रहा है। वो मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं, वो शिफ्ट करके वो केरला चले गए हैं। जलज? हाँ, स्पिनर है मेरे ख्याल। हाँ, स्पिनर ऑलराउंडर है, वो बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है। काफी टाइम से हम नाम सुन रहे हैं जलज का, तो अभी भी खेले जा रहा है, एवरी ईयर वो परफॉर्मेंस करता है। आपका पिछले साल ही वो बीसीसीआई की जो अवार्ड फंक्शन होती है वहाँ पे वो ऑलराउंडर का अवार्ड उनको मिला है, और बहुत तगड़े बॉलर है। पर टीम इंडिया की कॉल नहीं मिलती है ठीक से? नहीं मिलती है क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है। अभिमन्यु ईश्वरन के साथ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इतना कंसिस्टेंट है वो तो बैट से, एकदम इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है कि आप मतलब क्या बोले, आज के दिन में बहुत कम प्लेयर है। जैसे अभी करुण नायर जिस तरह से रन बना रहे विजय हजारे में बनाया है, उसी तरह वो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इंडिया ए के लिए जब खेलते हैं रन बना रहे, बौछार लगाया हुआ है, लेकिन उसको नहीं लेके देवदत्त पडिक्कल को लेके आए। अभी जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो सीरीज हुई है, देवदत्त पडिक्कल स्क्वाड में नहीं थे, इंडिया ए का मैच खेलने गया था। ये अभिमन्यु भी था, देवदत्त पडिक्कल भी था। अभिमन्यु का 2 इनिंग्स या 3 इनिंग्स मिस हो गया वहाँ पे। देवदत्त पडिक्कल ने एक 80 बनाया तो कोच साहब को, मैनेजमेंट को लगा कि नहीं भाई इनको लेके आ जाते हैं बाहर से, इनको मौका देते हैं पहले। तो ये सब चीज़ों के वजह से आजकल जो रिजल्ट्स हो रही है वो इसके वजह से ही हो रहा है ना। जो रिजल्ट तो साहब बड़े खराब हैं। मतलब आपकी और गौतम गंभीर की दुश्मनी एक तरफ, लेकिन श्रीलंका से हम लोग सीरीज हारे वनडे की, और सबसे ज़्यादा छीछल इधर तो न्यूजीलैंड से घर में 3-0। मतलब हम लोगों को तो अपनी याददाश्त में कभी घर में ऐसी छीछल इधर याद नहीं है। मैं आपकी 85 की पैदाइश है, मेरी 83 की पैदाइश है, मैंने कभी इतनी बुरी तरह अपनी याददाश्त में हारते नहीं देखा डोमेस्टिक में। और ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, ये देखिए, ये होना ही था, समय का सिर्फ अपेक्षा। सिर्फ गौतम गंभीर तो जिम्मेदार नहीं होंगे ना इसके लिए? सिर्फ तो नहीं है, खिलाड़ियां भी है। खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस को अगर अच्छा नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो ऐसा ही आएगा। लेकिन अगर आप देखें न्यूजीलैंड सीरीज की जो आप बात कर रहे हैं ना, घर पे ये मैच हारना नहीं चाहिए था, ये सीरीज नहीं आना चाहिए था। चले एक टेस्ट मैच हो सकता है, ऑपोजिशन अच्छा कर लिया, लेकिन आप 3 टेस्ट मैच नहीं हार सकते। क्यों हारी क्योंकि जो सिंपल चीज़ें हैं उसको नहीं फॉलो किया गया है। जैसे आप देखें इस टेस्ट मैचेस में भी, न्यूजीलैंड सीरीज में भी आपके पास अश्विन था, जडेजा था, कुलदीप था, 3 स्पिनर तो थे ही आपके पास। यहाँ पे भी वॉशिंगटन सुंदर को वो स्क्वाड के बाहर से लेके आ गए थे ड्यूरिंग द सीरीज, 3rd टेस्ट में। वो एक कारण था 3rd टेस्ट में। 2nd टेस्ट में हमने क्या देखा, 2nd टेस्ट शायद मेरे ख्याल से चिन्नास्वामी में था, बेंगलोर में, जहाँ पे विकेट कवर्ड थी, बारिश हुई थी 3-4 दिन पहले, नमी थी विकेट पे। और क्रिकेटिंग सेंस में कभी भी ओवरकास्ट हो, नमी हो विकेट पे, तो आपको टॉस जीत के फील्डिंग करनी चाहिए।
ताकि आपके जो गेंदबाज है वो एडवांटेज ले फ्रेशनेस का। लेकिन इन लोगों ने अपना दिखाने के चक्कर में नहीं, हम हर कंडीशन में खेलेंगे। अब ये आ कहाँ से सकता है ये एटीट्यूड? मुझे नहीं लगता ये सिर्फ रोहित का सजेशन था, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कोच साहब बोलते हैं नहीं, ज़रूरत पड़े तो हम 400 रन भी चेज़ करेंगे, ज़रूरत पड़े तो 200 भी करेंगे, हम इंटेंट दिखाएंगे। अब इंटेंट दिखाने के चक्कर में और एक मैसेज देने के चक्कर में ये डिसीजन गलत हुआ। और क्रिकेट का जो रिज़ल्ट है वो डिसीजन मेकिंग पे बहुत निर्भर करता है, स्पेशली ऑन फील्ड। तो उसके वजह से वहाँ पे वो मार खाए, संभाल नहीं पाए। उसके बाद मजबूरन आपको स्पिनिंग ट्रैक बनानी पड़ी। वॉशिंगटन सुंदर को आप बाहर से लेके आए, हालांकि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया। परफॉर्मेंस तो अच्छा देगा ही, क्योंकि स्पिनिंग विकेट में अगर आपका कोई भी एक डिसेंट स्पिनर, हमारे फर्स्ट क्लास से भी अगर डिसेंट स्पिनर को भी ला देना, बोले उसको वहाँ पे डाल, वो डाल के 5-6 विकेट निकालेगा ही। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, उनमें देखिए कला तो है, लेकिन जब आप अश्विन जैसे बॉलर हैं जो आपको हर सीरीज़ में आपको एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दे के जिताता है सीरीज़, ये तो आप उनको इंसल्ट कर रहे हो ना। आप उसके ऊपर भरोसा ही नहीं रख रहे हो कि एक ऑफ स्पिनर वो इफेक्टिव, वो मैसेज क्या देना चाह रहे थे। तो ये जो चीज़ें होती है टीम इन्वायरमेंट में ना, ये गलत मैसेज के वजह से प्लेयर्स का माइंडसेट, प्लेयर का जो एटमॉस्फेयर है ड्रेसिंग रूम का ना, वो डिस्टर्ब हो जाने से इस तरह से परफॉर्मेंस निकलती है। आपने भाई साहब स्पिन की बात की, और मुझे 24 फरवरी 2021 का दिन था, हाँ 24 फरवरी 2021 हुगली ज़िले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक रैली संबोधित करने जाती हैं, और टीवी की भाषा में कहें तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी चलती है कि क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी में शामिल होंगे। ये डिसीजन किसका था? मेरा ही था, मेरा था और मेरे एस्ट्रोलॉजर का था। ओके, एस्ट्रोलॉजर का तो बाद में था, लेकिन मेरा ही था एक्चुअली। कैसे काम करता है ये, किसने रीच आउट किया, ज़रा बताइए विस्तार से। 2019 में मैंने लास्ट आईपीएल खेली, 2018 में पंजाब के लिए खेली। 4 इनिंग्स ही मिली थी, उसमें से 3 इनिंग्स बैटिंग आई थी, एक में नॉन स्ट्राइकर में ही था। 2019 में फिर किसी टीम ने मुझे पिक नहीं किया। तो वैसे ही अक्सर ममता दी, हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमेशा खिलाड़ियों को सम्मान देती है। एनुअल एक स्पोर्ट्स फंक्शन होता है जहाँ पे हर डिसिप्लिन के सेक्शन से प्लेयर्स को अवार्ड्स दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो मुझे भी दिया जा रहा था स्टेज पे नेताजी इंडोर स्टेडियम में। तो वहाँ पे अचानक से वो बोली कि इलेक्शन लड़ेगा लोकसभा का, स्टेज पे ही 2000, हाँ मतलब सामने ले जाके मुझे कान में, मतलब लड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया कि अचानक से। तो मैंने बोला आई विल टेक 1 more डे, दीदी 1 दिन दो, मुझे सोच के बताता हूँ। तो उस टाइम 1 साल ही हुआ था, मतलब किसी ने लिया नहीं था। तो मुझे लगा कि चलो मेहनत करेंगे और थोड़ा डोमेस्टिक में और परफॉर्मेंस जितना किया उससे ज़्यादा करेंगे। रणजी में तो आप थे ही बंगाल की। हाँ जी, तो कप्तानी चल रही थी, तो मुझे लगा कि फिर से आईपीएल में ऑक्शन में कोई ना कोई ले लेगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो वहाँ से जब ऑफ़र आया ना, तो होता है साइकोलॉजिकली कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जागने लगा था कि क्या हो रहा है हमारे देश में, राज्य में, थोड़ा सा खबर रख लेना। और मैं फैग एंड में भी था अपने कैरियर का बेसिकली, क्योंकि मेरे दोनों घुटने का जो कार्टिलेज है वो डैमेज हुआ था। एक ट्रेनर के वजह से वो डैमेज हो गया था, भूल ट्रेनिंग के वजह से मुझे बॉक्स जंप करा दिया गया था, तो जिसके वजह से वो कार्टिलेज चला गया था। तो मुझे जंप मतलब एक एक्सरसाइज होती है, आप विदाउट वेट्स लेके आपको जंप करना पड़ता है। ये इस हाइट की होती है, उस हाइट उस पर हाँ चढ़ के जाते हैं। हालांकि मेरी 2013 में लिगामेंट टियर हुआ था। तो जिसका लिगामेंट टियर होता है ना, तो उसको ग्रेजुअली, जब वो ट्रेनिंग में उतरता है तो ग्रेजुअली 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद बॉक्स जंप कराना चाहिए। वो पहले दिन ही करा दिया था, तो जिसके वजह से कार्टिलेज डैमेज हो गया। कार्टिलेज डैमेज हो जाना बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि फिर आपका जो ये नी है ना, बेंड नहीं होता, वेट ट्रांसफ़र नहीं होता, तो फिर आपको इंजेक्शन लेके खेलना पड़ता। और ऑपरेशन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, पैसे के लिए नहीं, फाइनेंशियली नहीं, बट वो
फिर से वही 6 महीना 7 महीना रिहैब करो, ये करो वो करो, एक ही प्रोसीड्योर। तो जिसके वजह से ये भी था, कार्टिलेज भी गया। फिर कोरोना वायरस का जो महामारी था वहाँ पे भी 1 साल डोमेस्टिक सीज़न नहीं हुई। तो ये आपका कार्टिलेज, फिर आईपीएल, ये नहीं चल रही थी। तभी फिर आस्ते आस्ते 2021 में पहले तो बीजेपी वाले आए 2 बार। कौन? कैलाश विजयवर्गीय बुलाए अपने स्थान में जहाँ पे कलकत्ता में रहते थे। डिनर विनर करवाई, प्यार से वो मीठी वो क्या कहते हैं रोटी बना के, वो मीठा रोटी होता है ना एक, वो भी खिलाया। वाह। उसके बाद फिर किसी दोस्त ने बोला कि यार शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि माहौल बहुत तगड़ा है, बीजेपी का सरकार तो आ ही रहा है, एक बार उससे भी मिल ले, क्या पता तुझे अगर सरकार आ गई तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन जाएगा। अब मैं आ गया उसके बाद पे, मतलब चल भाई मिल लेता हूँ। बहुत दूर जाना पड़ा मिलने के लिए। कलकत्ता में ही? हाँ, कलकत्ता में ही। तब तक दीदी का फ़ोन नहीं आया था, तो 2 मुलाकात हो गई थी। क्या बात हुई शुभेंदु अधिकारी से? वही बात हुई कि हाँ हमारा आएगा तो हम करेंगे, बात करेंगे, करके करेंगे, तुमको ये सोच रहे हैं। पर इलेक्शन लड़ने का बोला उन्होंने? हाँ, कैलाश विजयवर्गीय ने भी और शुभेंदु अधिकारी। उसके बाद फिर सीट कौन सी थी? सीट वीट कुछ डिस्कशन नहीं हुई थी, ये इनिशियल बातचीत थी, कॉन्क्रीट नहीं हो पाई बातचीत। तो ये दोनों मुलाकात के बाद फिर बंगाल की प्रैक्टिस आ गई थी, तो बंगाल का एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था तो बहुत सारे मिस्ड कॉल देखा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हमारे अभी भी हैं, उस टाइम पे भी थे अरूप विश्वास सर, तो उनका 15 मिस्ड कॉल प्रैक्टिस के बाद उठाया, देखा, अरे तो कॉल बैक किया, क्योंकि अक्सर मैं स्पोर्ट्स के फंक्शंस में जाता था। तो उन्होंने बोला कि दीदी बात करना चाहती है, कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ। हमने ठीक है ले लो। तो फिर वहाँ से जब सिलसिला चालू हुआ, दीदी का फ़ोन आया, उसके बाद फिर मैं, क्या बोला उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे? बोला कि इनके पास जाओ, इनके ऑफिस में मिलो। किनके? अरूप सर के। इनके पास एक मैसेज है, सुन लो। बस जब गया उसके बाद सुना तो फिर समझ में आ गया कि क्या है। तो फिर वो लड़ने के लिए बोली, तो फिर वहीं पे मन बना लिया था कि अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो इधर ही करूँगा, टीएमसी में ही करूँगा। क्यों, आपको लग गया था कि बीजेपी अभी नहीं आ रही पार में? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें थी जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, जैसे जिसके वजह से बीजेपी के बहुत सारे, देखे मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैक्सिमम सम्मान देना। बहुत सारे बीजेपी के उस टाइम मैं देख रहा था कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे दीदी के खिलाफ, बहुत तरीके का शब्द जो है उपयोग किया जा रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, बेसिकली नहीं लग रहा था। और आइडियोलॉजी भी मेरा मैच नहीं करता, क्योंकि आइडियोलॉजी मैच नहीं करता तो आप कैलाश विजयवर्गीय और शुभेंदु अधिकारी के पास क्यों गए? वो तो शुरुआत में था। लोग कहेंगे मनोज तिवारी अपॉर्चुनिस्ट हैं, पहले वहाँ गए, फिर टीएमसी से कॉल आ गया तो वहाँ चले गए। आइडियोलॉजी तो सब बात की बात है, बताने नहीं, अंत में मैंने क्या डिसीजन लिया वो महत्वपूर्ण है। जब आइडियोलॉजी का जो सोच है ना, वो जब तब चालू हुआ जब बातचीत शुरू हुई। आइडियोलॉजी ऐसा नहीं कि पहले से थी। जब अगर आज से 5-10 साल बाद कभी आप टीएमसी से बीजेपी स्विच हुए तो यही वाली क्लिप वायरल की जाएगी। कोई बात नहीं है, देखिए अगर सारे नेताओं के पुराने बयान खूब वायरल होते हैं। नहीं, मेरे कारण रहेंगे ना, अगर बदलूंगा भी, जा सकते हैं कभी भविष्य में, पता नहीं भविष्य का क्या पता। इतना ओपन जवाब देंगे टीएमसी वाले, ये क्लिप भेज देंगे ममता बनर्जी को। भेज देंगे, क्या है, जो है वो है। अच्छा, सीट कैसे सिलेक्ट होती है कि इस सीट से लड़वाएं मनोज को? अब दीदी चाह रही थी तो फिर बोला ठीक है। उसके बाद ही क्या हुआ, दीदी और अपना अरूप सर से तो बात हो गया, ठीक है। उसके बाद टेक ओवर किया अभिषेक दाने। और वेट ही कर रहा था कि अभी तक उनकी एंट्री नहीं हुई है। नहीं, हाँ, उसके बाद इनके पास आया और प्रशांत किशोर और ये दोनों मिलके उस टाइम प्लान कर ही रहे थे। तो प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई उनके ऑफिस में, तो वहाँ पे बातचीत हुई कि कहाँ से लड़ना है, नहीं लड़ना है। तो फिर वो कह रहे थे कि नॉर्थ हावड़ा से लड़ना है। अब नॉर्थ हावड़ा से हमारे बड़े भाई साहब लड़े थे, लक्ष्मी रतन शुक्ला। हाँ, मुझे नहीं लड़ना था वहाँ से। तो मैं बोला कि मुझे ये 2 सीट दे दो,
यदि 2 सीट में से कोई भी एक दे दो, पहली बार है तो 2 ऑप्शन दिया, उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, बस लड़े। भगवान का कृपा था, लोगों का प्यार था, 32,000 वोट से जीते। ये एस्ट्रोलॉजर का किस्सा छूट गया। हाँ, एस्ट्रोलॉजर का किस्सा तब आया बीच में, वो बहुत इंक्लाइंड थे कि ज्वाइन कर लो, बीजेपी में ज्वाइन कर लो। है एक जन, नाम नहीं लेना है उनका, है। मशहूर नहीं करना है उनको। नहीं अभी नहीं, फिलहाल नहीं है। पर अच्छे आपको लोग लगता है कि सब कुछ पहले से तय है? और हाँ, मुझे लगता है, मैं फर्म बिलीवर हूँ डेस्टिनी का, क्योंकि मन नहीं मान रहा था, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस और सब दिशा पॉलिटिक्स में ही जा रहा था। जब अमिताभ बच्चन जी का वो स्टेटमेंट मैं हमेशा फॉलो करता था ज्वाइन करने से पहले, कि उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी राजनीति में जाना। तो वो मैं ठाना था कि यार कभी राजनीति में मुझे नहीं आना है। लेकिन मैं देखा कि लेकिन मन मान नहीं रहा है, लेकिन फिर भी दिशा उधर ही जा रहा है, थॉट प्रोसेस से लेके हर चीज़। तो उसी टाइम एस्ट्रोलॉजर भी कह रहा था कि यार मैं कोर्ट के पेपर में लिख के दे देता, तो किधर से भी तू लड़, किसी भी पार्टी से लड़, ये तेरा समय है, तू जीतेगा ही। मैं बोला चल। आपने उनसे पूछा नहीं अगर समय है तो मेरी टीम में वापसी क्यों नहीं हो पा रही है? टीम में उसका भी तो समय चलता है ना, अनुकूल। खेल का समय अलग, राजनीति का अलग। तो वो जिस तरह से उसने बताया मुझे, तो आप सारे फैसले अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के लेते हैं? कंसल्ट करता हूँ हर तो चीज़। आपने नहीं, उनसे पूछा कि ललन टॉप में जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, सही रहेगा? बात नहीं हुई है। व्यस्त आदमी है वो, अभी बहुत पॉपुलर है वो, मतलब बिजी रहते हैं, कभी कभी बॉम्बे आते हैं, दिल्ली आते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो बताएं, हम ज़रूर बात करा देंगे। मेरे नहीं, वो पहनने के लिए कुछ नहीं कहते हैं। ये देखिए, ये एक भारत का ब्रेसलेट है। हाँ, ये हमारी मित्र हैं हाउस ऑफ आद्या वाली साहिली मराठे, उन्होंने बना के भेजा। इसमें भारत के प्रतीक चिन्ह हैं, मोरपंख है, टाइगर के बाघ के निशान हैं, कमल का फूल है। कंसल्टेंसी फीस नहीं लेंगे वो, ऐसे ही अगर नहीं आपको सर, पैसे की तो बात नहीं है। पैसा तो ठीक ठाक मिल जाता है पत्रकारिता से। अगर जानकारी चाहिए एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत, एस्ट्रोनॉमी, ये जो आपने कहा, एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा उसमें बहुत मेरी दिलचस्पी है। मेरे साथी राज विक्रम यहाँ बैठे हैं तो क्योंकि वो साइंस है, हाँ, ठीक है, डेटा बैक्ड, ऑब्जर्वेशन बैक्ड है। तो एस्ट्रोलॉजी पे जो सवाल उठता है सर, वो यही उठता है कि यदि सब कुछ नियति में है तो फिर तो आदमी पत्रा लेके घूमता रहे। नहीं वैसा नहीं है। देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बस एक ये वेडिंग रिंग और ये एक हमारी मित्र ने दी है वैन गॉग के पेंटिंग वाली, वो मैं सर अध्यात्म में सब में दिलचस्पी है। सुबह 1 घंटा शुद्ध ध्यान करके आया हूँ, बहुत पालथी मार के। लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं, मेरी जीवन भी एस्ट्रोलॉजी में नहीं चलती है। मैं भी नहीं मानता हूँ ज़्यादा, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, अनुभव जो हुए हैं, उनके बोलने के बाद तो मेरे 2 करीबी दोस्त हैं। 2 करीबी दोस्त के पिताजी का तबीयत खराब था, तो उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि इस महीने में इस डेट के बीच में वो नहीं रहेंगे। और इसके साथ साथ मेरा जो मैंने देखा अपना, मेरा भी एक रिसर्च था, मेरा भी सोच था, पर उसके साथ साथ उन्होंने भी अपना ये बताया कि ये समय में तू अगर करेगा तो तू जीतेगा। तो इस तरह का हेल्प लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण उस पर ही जी रहा हूँ। आपके एस्ट्रोलॉजर हैं जो भी महोदय या महोदया, उन्होंने आपकी कुंडली देख के आपके स्मृति दोष के बारे में कुछ कहा, आपकी भूलने की क्षमताओं के बारे में? थोड़ी बहुत। मतलब मैं पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूं जो अपनी पत्नी का जन्मदिन का केक लाना, इस सब के लिए उसको अलार्म लगाना पड़े। ये शुरुआत, बताइए इस पे आपके एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं? आपको सुष्मिता का जन्मदिन याद नहीं रहता, जिसके साथ आपने 7 साल डेट किया शादी से पहले? जन्मदिन पे केक लाना है, इसके लिए आदमी को अलार्म लगाना पड़े। ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो मनोज भाई? ये शुरुआती दौर का किस्सा है जी, प्रामाणिक है, हमारे पास वर्जन है। हाँ, वो तो मिलेगी। क्या हुआ था क्योंकि आप बताइए। लोगों की रिसर्च बहुत तगड़ी है। शुरुआती दौर पे जो होता है, अभी एक वाकया हुआ था, दुबई का केस है। दुबई जब गई थी मेरे साथ, तो उस टाइम मेरी जो मैंने आपको कहा ना कि लिगामेंट ये हो गया था, टीयर हो गया था।
जिसके वजह से थोड़ा बहुत परेशानी चल रही थी, क्योंकि रिकवरी करना पड़ता है 8 महीना। बहुत मदद तो बहुत की है, मेरे साथ बेंगलोर में थी, दिन रात मेरे साथ मेरे आइस मशीन से लेके सब कुछ टेक केयर करना। और मेरे जहन में, लड़कों के जहन में अलग ही सोच चलती रहती है, 1000 चीज़ें चलती रहती है। तो मेरा यही था कि भाई साहब इस सब लड़कों को मत शामिल करिए इसमें। बताइए। नहीं करें, चले ठीक है। बताइए। तो उसके बाद मेरा जहन में यही चल रहा था कि यार आईपीएल में अभी रिकवरी करके आया हूँ, अच्छा करना है, ये करना है, क्या होगा नहीं होगा, खेल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। तो इस चक्कर में मैं भूल गया था। बर्थडे भूल गए? हाँ, इस चक्कर में भूल गया था। उसके बाद सीख मिल गई, उसके बाद भूलना बंद हो गया। इस चीज़ों में तो भूलता नहीं हूँ। और डबली श्योर रहने के लिए कभी कभी अलार्म लगा देता हूँ मैं। अब तो बर्थडे का अलार्म नहीं, कुछ भी चीज़ें उसकी ज़ुबान से निकलती है ना कि, तो फिर उसके लिए अलार्म लगा देता हूँ मैं। कल मैं बीते दिन यहाँ पे श्री अरविंदो एरिया में दिल्ली में एक अपर्णा कौर गैलरी है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, और उनकी मदर अजीत कौर बहुत बड़ी साहित्यकार हैं पंजाबी भाषा की। तो वहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग फर्स्ट फ्लोर पे लगी हुई थी। बहुत ही कला में एक अलग विधा होती है। कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स थी जो पुराणों से उठाई गई थी, जिसमें अलग अलग किस्म के नरक का वर्णन है कि अगर जुआ खेलोगे, पैसा ब्याज पे बांटोगे तो ये वाला नरक, यहाँ पे आरी से काटा जाएगा। आपको पता है पत्नी का जन्मदिन भूलना? उसी दिन पता चल गया था ना। क्या हुआ था? कुछ नहीं, पर मतलब नाराज हो गई थी। गौतम गंभीर से भी ज्यादा नाराज? हाँ। देखिए, बुरा तो लगता ही है ना। स्पेशल होता है जन्मदिन। कब होता है सुष्मिता का जन्मदिन? सुष्मिता देखिए, ये जनरेशन की, मैं भी ये जनरेशन का हूँ, बट मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ। मैं जन्मदिन मनाने वाला बंदा नहीं हूँ। लेकिन अब चाचा नेहरू के साथ बर्थडे साझा करते हो, कह रहे हो जन्मदिन नहीं मनाते? नहीं, मनाना मुझे पसंद नहीं रहता है, क्योंकि वाला है कि मार्कशीट वाला? ये स्कूल वाला है। असली कब होता है? नहीं, डेट तो यही है, बट साल 84 का है। 1 साल बढ़ा दिया? हाँ, 1 साल। वो पिताजी ने बढ़ाया था स्कूल तब भी के आप लिए। खफा थे कि अगर पिताजी ने और बढ़वा दिया होता तो अंडर 19 का कैप्टन बन जाता? हाँ, मतलब खफा नहीं था, बट आज के होता है ऐसा? हाँ, होता है। शाहिद अफरीदी के मम्मी पापा ने यही किया था क्या? वो अभी भी 18 के हैं या 19 के हो गए? 19-20 के होंगे। बहुत सारे, हमारे भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, खासकर आप यूपी से निकाल के देख लें, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। कौन? नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? हाँ, रूट्स वहीं से है। मेरा जन्म बंगाल में ही हुआ है, बॉर्न एंड रेज देयर। हाँ, पिताजी माइग्रेट हुए? तब तो उस ज़माने में घर से बुला बुला के रेलवेज़ की नौकरी दी जाती थी। तो उस चक्कर में नौकरी मिली रेलवेज़ में, फिर वहीं सेटल हो गए। तो आपको अवधी बोलनी आती? प्रतापगढ़ है ना आपका? हाँ, प्रताप। अवधी बोलनी आती है? नहीं, ज़्यादा नहीं आती। बेसिक मतलब? बेसिक। मम्मी, पिताजी और बाकी सब रिश्तेदार तो यहीं होंगे ना प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में चाची हैं। लेकिन हमारा बहुत बचपन से ही थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था, क्योंकि एक बार बचपन में जब गए थे परिवार के साथ, तो ज़मीन को कब्ज़ा करने के चक्कर में लड़ाई हो गई थी। तो वहाँ के सामने देखा, वहाँ अब लड़ाई होने से तो पता ही है, सब निकल जाता है, तलवार वलवार क्या क्या निकल जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, तो वो जहन में बैठ गया था। और उसके बाद अब जो घर वाले जाके धौंस देते हैं कि वो हमारा लड़का मंत्री हो गया, आप बताओ? नहीं, अभी वैसा नहीं है। अभी वैसा कुछ एडवांटेज नहीं लेते वो। अगर करेंगे तो फिर ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा ना, और दबाएंगे, क्योंकि यहाँ की सरकार अलग है ना। हाँ, देखिए अभ्यास तो टीएमसी वालों का भी तलवार का खूब है, हम लोग पंचायत चुनाव में देखते हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अरे सर, वीडियो में नजर आता है। अरे वीडियो तो आजकल तो सत्ताधारी दलों के शौर्य की गाथाएं हम लोग सब जगह देखते हैं। अच्छा, ये अभी जब आप सुष्मिता जी का जिक्र कर रहे थे, आपकी धर्मपत्नी, तब इंजरी की बात हुई, और हमें ध्यान आया कि जब आपको एक शानदार रणजी सीजन के बाद 2006-07 का टीम इंडिया से पहला कॉल आया, तो पहले कॉल के बाद अगली खबर जो मनोज तिवारी के बारे में थी, वो किसी मैच की परफॉर्मेंस की नहीं थी, वो इंजरी की थी। क्या हुआ था? बांग्लादेश दौरे के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया था। उसके पहले कैंप हुआ था कैलकाटा में ही। तो फिर 5-6 दिन का कैंप था,
2007 में वर्ल्ड कप में टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, आपको पता है, वेस्ट इंडीज़ में। तो उसके बाद चल इधर हुई थी भाई साहब, उसी साल मेरा करियर शुरू हुआ था बतौर पत्रकार, इंटर्न था, मैं भूल कैसे सकता हूँ। तो उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स को विश्राम भी दिया गया था, तो नए लड़के लोगों को मौका दिया था, तो मुझे भी उसमें मौका मिला था बांग्लादेश में। तो फिर मेरे उस टाइम पे मैं जॉन्टी रोड्स को बहुत मानता था एज अ फील्डिंग, वो तो वर्ल्ड्स का बेस्ट एवर कह सकते हैं आप। हाँ पॉइंट पे उछल के जो, हाँ, तो वो इंस्पिरेशन था मेरा फील्डिंग में। उसके साथ साथ युवराज पाजी भी थे, मोहम्मद कैफ भी थे, रॉबिन सिंह थे इंडिया में। तो मुझे भी इसी तरह कूद फान करने का बहुत मन करता था हमेशा, और मैं करता भी था। जिसने भी मेरा फील्डिंग अगर देखा होगा, पुराने प्लेयर्स को अगर बुलाएंगे जो मेरे साथ खेले होंगे, वो लोग बताएंगे। गली और पॉइंट के घातक चीते हैं। हाँ, बॉल ही नहीं जाता था वहाँ से। तो वही हुआ, मैच के पहले दिन बांग्लादेश के स्टेडियम में प्रैक्टिस हो रही थी। कहाँ पे, ढाका में? हाँ, बंगाबंधु स्टेडियम था शायद वो। तो सुबह थोड़ा सा ड्रिजल हुआ था। ड्रिजल होने से क्या होता है ना, ग्राउंड अक्सर थोड़ा सा वेट होता है, और जो अच्छे फील्डिंग करते हैं ना, जब डाइव मारते हैं तो आप देखेंगे, जब डाइव मारते हैं तो छाती से वो उड़ जाते हैं, स्किट करके उड़ जाते हैं। अब ड्रिजल होने की वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा वेट था। अब बाउंड्री सेव की प्रैक्टिस चल रही थी, बाहर सारे पत्रकार और बाकी लोग भी इंजॉय कर रहे थे फील्डिंग। मैं भी जोश में आ गया। अब जो होता है, नया लड़का आया है, अब जोश में होश खो दिया उस टाइम। मुझे इसमें भी दिखाना है, मुझे करना है अच्छा। तो मैंने डाइव मारी, फिर वो स्टक हो गया। फुल स्ट्रेच डाइव मारी तो ये स्टक हो गया। तो ये जो शोल्डर का जॉइंट है, ये पॉपअप कर गया। ओहो, डिसलोकेट हो गया। डिसलोकेट हो गए। तो इंटीरियर का जो लेब्रम है वो टियर हो गया था। और उस टाइम 5 दिन में 3 वनडे होना था। तो मुझे लगा कि चलो इंजेक्शन लेके खेल लेंगे, क्योंकि उस साल मैं अच्छा किया था। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आराम से रन बना दूंगा, और ऐसा था, आत्मविश्वास था। स्पिनर्स खेलते थे, तेज़ गेंदबाज उतना घातक भी नहीं होते थे उस टाइम। तो मुझे मौका मिलता तो आराम से रन बना देता था। तो खेलने वाला भी था मैं। अब बस वही इंजरी हो गई। कैप्टन तब कौन थे? राहुल द्रविड़। थे, उन्होंने बोला था कि आपको खिलाएंगे हाँ, फाइनल। खिलाएंगे। क्योंकि उस सीजन में आपने रणजी में 796 रन मारे थे, 99 के ऊपर का आपका एवरेज था। हाँ, द बेस्ट ईयर ऑफ योर्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट। हाँ, अच्छा गया था सीज़न। और उस साल ही फाइनल भी पहुंचा था, जिस साल बॉम्बे के साथ फाइनल खेला वानखेड़े में, जहां पे बॉम्बे की टीम लगभग इंडियन टीम थी। सचिन, रोहित, वसीम जाफर, अमोल मुजुमदार, बॉलिंग में अजित अगरकर, जाहिर खान, रमेश पवार। फाइनल में बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो वहाँ से नाम भी नया दिया फाइनल गया। नहीं था वो जिसमें आपकी और दादा की एक, हाँ, वही फाइनल थी। जिसमें आपने 96 या 94 सेकंड इनिंग्स में बनाई थी, 94 सेकंड इनिंग। हाँ। 42 पहले इनिंग्स। दादा ने 90 मारे थे शायद। हाँ, 80 के आसपास कुछ। अच्छा, 80 नंबर मारे थे। हाँ, 132 रन कितने से हारे थे? पार्ट हार गए, हाँ, उसी आसपास। तो वहाँ से वो नाम भी पड़ गया था, छोटा दादा। सौरभ गांगुली बड़ा दादा। हाँ, दोनों की पार्टनरशिप लग गई थी। तो एक टाइम पे लगा था बॉम्बे के प्लेयर्स को, मैंने पहली बार देखा सचिन पाजी के, वो थोड़ा सा चिंतित हो गए थे पार्टनरशिप जब लगी थी। उसके बाद फिर जाहिर भाई का तो कमाल है ही ना, वो पुराने गेंद में, और वो बॉल अच्छे बनाते हैं ना, लाल बॉल जो बनाते हैं वो शाइन करके मेंटेन जो करते हैं ना, बहुत तगड़ा बनाते हैं वो लोग, बॉम्बे वाले लोग। इसलिए विश्राम का कोई जगह नहीं है बल्लेबाजों के लिए। पहला ओवर मतलब से वो काम करते रहते हैं कि अभी रिवर्स स्विंग के लिए भी इस गेंद को तैयार रखना है। हाँ, एक तरफ से साफ, एक तरफ से गंदा, एक तरफ से साफ। हाँ, ज़रूरत पड़े तो कंडीशन के अनुसार। और अगर साइड्स अगर आपकी ग्रीनरी है जहाँ पे रिवर्स का नहीं बन रहा है, तो बॉल मेंटेन करते हैं, वहाँ पे स्विंग होती रहती है। नाइस। ये उस टीम में महेंद्र सिंह धोनी भी थे? हाँ, बांग्लादेश वाले में। मैं आपका एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें आपने कहा कि मौका मिला तो मैं महेंद्र सिंह धोनी से पूछूंगा कि मुझे सेंचुरी के बाद भी ड्रॉप क्यों किया गया। हाँ, क्या है ये मामला? ये हमने करुण नायर के केस में भी देखा, और ये भी कि उन्होंने तो ट्रिपल सेंचुरी मारी थी। हाँ, देखिए, अब वो कप्तान थे,
और टीम इंडिया चलती है कप्तानों के सोच विचार से ही चलती है, हमेशा से ही ऐसा ही रहा है टीम इंडिया। मतलब जैसे आप रणजी कप्तान है, आप भी अपने हिसाब से टीम पिक करते होंगे? स्टेट वाइज में वैसा नहीं होता है, स्टेट वाइज का बात अलग है। ज़्यादातर प्लेयर हाँ कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन वहाँ लड़ाई होती है। स्टेट एसोसिएशन का खेल अलग है। क्या है खेल? वोटिंग होती है ना, क्लब रिप्रेजेंटेशन रहती है, बहुत तरीके का चीज़ें रहता है। लेकिन इंडियन टीम में हमेशा आप देखें, जब कपिल देव थे तो कपिल देव की चलती थी, गावस्कर साहब थे तो गावस्कर साहब की चलती थी, अजहरुद्दीन के समय पे उनका चलता था, उसके बाद दादा के टाइम पे एमएस के टाइम पे, अभी विराट के टाइम पे, रोहित के टाइम पे। तो ये प्रक्रिया चलता था, चलता रहेगा अनटिल अनलेस कोई सख्त एडमिनिस्ट्रेटर आके एकदम सेट रूल नहीं बना दे। जो अजीत अगरकर को देख के लगता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है, डिसएग्री कर सकता है कोच से भी, हाँ एज अ सिलेक्टर, उनमें वो बात है। अब रहा वो प्रश्न का आपका जो शतक के बाद क्यों मुझे प्लेइंग 11 से 14 मैच उन्होंने ड्रॉप किया। कप्तान है तो जाहिर सी बात है, बिना कोई कारण का अगर प्लेयर अगर ड्रॉप्ड हो जाता है तो ऑब्वियसली आंसर तो जानना है। हालांकि अब क्रिकेट, तो आप जब सेंचुरी मार के आए तो बातचीत तो हुई होगी ना, या ड्रॉप करते हैं तो बात तो करते हो ना, यार तुम्हें नहीं ले सेंचुरी रहे के बाद तो शाबाशी देते हैं। हाँ उसके बाद तो भनक ही नहीं लगा ना कि ड्रॉप्ड हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो दौरा पूरा हो गया वेस्ट इंडीज का। हाँ, और उस टाइम का क्या है, उस टाइम का ऐसा था कि यंगस्टर्स डरते थे, और मैं भी उस टाइम डरता था कि किसी भी सीनियर के पास अगर जाके आप कुछ पूछते हो, क्या पता किस वे में वो ले लें, और कैरियर दाव पे रहता है ना। अगर कप्तान नाराज हो गया तो फिर साइड लाइन ही कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान, मतलब तो पीक पे थे धोनी अपने करियर के हैं। और ऐसा भी नहीं कि जो खेल रहे थे उस टाइम, कौन खेल रहे थे, रोहित, विराट, रैना। उसके बाद वाला जो दौरा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे वो लोग रन नहीं बना रहे थे, और मैं शतक मार के मैन ऑफ द मैच लेके भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलना, वो बहुत टूट गया था उस टाइम। ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद रिटायरमेंट ही ले लूँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। आप टीम का हिस्सा थे लेकिन फाइनल 11 में नहीं थे ऑस्ट्रेलिया? नहीं, हाँ नहीं था। वो 14 मैच नहीं खेल पाया। पर आप दौरे पे तो गए थे ना? हाँ, दौरे पे था। और ये 14 मैच 6 महीने के बीच में हुआ। तो आप समझ सकते हो, जब आप नहीं खेलते हो ना, जनरली क्रिकेट में क्या होता है, जो प्लेयर्स को आप नहीं खिलाते हो प्लेइंग 11 में, तो उनको बैटिंग भी नहीं दिया जाता है नेट में अधिकतर समय पे। आज के दिन में तो 10-12 आपके सपोर्ट स्टाफ है, 3-4 फेंकने वाले हैं, तो आजकल प्रैक्टिस मिल जाती है। उस टाइम पे उतना नहीं, तो मन टूट गया था। तो ऐसा लगा कि चलो भाई रिटायरमेंट ले लेता हूँ, घोषणा कर देता हूँ, बहुत ये हो जाएगा। फिर वही एक थॉट के बाद फिर आ जाता है ना मजबूरी, फिर परिवार का सोच, क्योंकि इंडियन टीम में आप खेलो तो भी एक अमाउंट उस टाइम मिलती थी, नहीं खेलो तो भी उससे कम मिलती थी, हाफ मिलती थी। अगर नहीं रिटायरमेंट ले लिए जहाँ पे आप खेल मतलब हो टीम के साथ, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से रिटायरमेंट नहीं लिया। अगर मेरे पीछे कोई नहीं होता, मुझे जिसको नहीं देखना रहता, तो मैं रिटायरमेंट उसी टाइम ले लेता। वो सारे दिन याद आ जाते थे जब पिताजी को पढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। हाँ, वो सब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स थी। और 3 भाइयों में मुझे हमेशा से ये था कि भाई ये कर्जा तो मुझे ही शोध करना है मेहनत करके। तो मैंने बहुत नौकरी भी की, 2-3 नौकरी भी की। क्या नौकरी? हमारे वहाँ मंगला हाट होती है, जहाँ पे कपड़े का ये होता है बिजनेस, वहाँ पूरी सब्जी भी बेचा मैंने। ओके। बना लेते थे या कोई और बनाता? नहीं, मम्मी बना देती थी। अच्छा। हाँ, मैं और एक बार बड़े भाई दोनों मिल के वहाँ पे भी बहुत तकलीफ़ें भी देखी मैंने। अब वो जो पूरी सब्जी खाते थे तो वो तो तुरंत पैसा नहीं देते थे, बोलते थे बाद में आ जा। मजबूरी में बाद में आ जा, तो कभी कदार को 4-5 लोग देते ही नहीं थे, भूल जाते थे, कितना लड़ाई करें। उसके बाद फिर एक कोई कारखाना में, वहाँ पे फैक्ट्री में काम किया। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? कुछ तो नट बाल्टू का फैक्ट्री था कुछ।
जहाँ पे वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं, नट बाल्टू को उसको घुमा के लगाना था बस। कितनी एज थी आपकी? कितनी होगी, 17 के आसपास होगी। तब तक आप 17 नहीं, सॉरी 17 नहीं, 16 के पहले हो, ये 14-15 साल की उम्र के टाइम पे। एक बार रणजी की कॉल आ गई होगी, उसके बाद तो फिर नहीं, वो शुरुआत देखिए अंडर 16 में जब आई, जब अंडर 16 में चुनाव हुआ मेरा बंगाल के लिए, स्टेट के लिए, तो पहला मैच खेलने के बाद समझ गया कि पहला मैच में 1200 रुपये मिलते थे। तो कैलकुलेशन अपना लगा लिया, क्योंकि पैसे के बारे में तो सोचना ही था। तो 1200 इंटू 5 मैच होता था तो 6000 रुपये बहुत होते थे। तो मेरे जहन में वो बैठ गया था कि क्रिकेट अच्छा खेलना, ताकि मैं हर मैच खेल सकूं, मेहनत करूं, परफॉर्मेंस करूं, उसके बाद फिर पैसे का तो जो इनफ्लो है वो आना शुरू हो। ताकि वो नट बाल्टू और आलू पूड़ी का एक बार वही वाला कारखाना से मैं भाग के आ गया, मन नहीं लग रहा था। कितना पैसा मिलता था वहाँ? कितना 50-60 रुपये मिलते होंगे दिन के। हाँ। तो भाग के कहाँ आ गए थे आप? बोले घर आ गया मैं, मन नहीं लग रहा था हम्म। कि ये नहीं करना है बॉस, बहुत बोरिंग वाली काम है ना, सुबह से एकदम पूरा लगे रहो। अब फैक्ट्री के ओनर है ना, चूस लेते हैं ना, मेहनत करवा लेते हैं बहुत। लेकिन वही थी, अब क्रिकेट में फिर धीरे धीरे मेहनत करने लगा। अब किस्मत में लिखा था क्रिकेट में आगे बढ़ना है, तो बस वहाँ से जो शुरुआत हुई बस। इंटरेस्टिंग। आप अभी ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रहे थे कि धोनी विराट को, रोहित को ले गए, हमें नहीं खिलाया फाइनल। मुझे फरवरी 2008 का ऑस्ट्रेलिया याद आ गया। तब भी आपको बहुत रेंडमली कॉल किया गया था, तब खिलाया गया था। हाँ। ब्रेट ली ने बोल्ड मारा था। क्या हुआ था? बोल्ड पे आएंगे, पर इतना रैंडम कॉल, एक्लेमेटाइजेशन की भी हम बात कर रहे थे। यूवी की जगह आप दिए गए थे। नहीं, बुलावा आया था तो फिर गया वहाँ पे। एक दिन मैच के एक दिन पहले बोला गया कि युवराज सिंह का नी में प्रॉब्लम है थोड़ा, मैच का सुबह वार्म अप के टाइम पे देखा जाएगा, अगर वो फिट है तो वो खेलेंगे, नहीं है तो तू खेलेगा। बस यही बोला गया था, तो खेला बस। रन नहीं लगे। हाँ, गाबा में तब ब्रिस्बेन और पर्थ बहुत तेज विकेट होती थी। और बिल्कुल आपको इतने तेज विकेट की आदत? पहला ट्रिप था? हाँ, पहला ट्रिप था, आदत नहीं थी। अब रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन, साइमंस, इन लोगों को टीवी पे देखा था हमेशा, वो आँख के सामने 2-4 शब्द बोल के निकल रहे थे। तो होता है, एक फैन बॉय मोमेंट होता है उस टाइम। फिर भी वो सब साइड में रख के 13 बॉल खेला। 13 बॉल में एक कट भी मारा था, माइकल क्लार्क ने बहुत अच्छा पकड़ा था। बोल्ड हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। बस यही था। वो बोल्ड होने के बाद यही जहन में था कि बॉलिंग अगर आएगी तो बॉलिंग कराएगा, फील्डिंग आए तो अच्छी फील्डिंग करूँगा, ताकि एक दूसरा मौका सेकंड मैच में मिले। लेकिन बारिश आ गई उस मैच में। बारिश और इंजरी का बहुत पुराना संपर्क है, मतलब संबंध है मेरा। बहुत सारे मैचेस में बारिश आ गई है जहाँ पे कर सकते थे। जैसे बांग्लादेश के पहले भी, जब ये रणजी की आपने बताई अच्छी परफॉर्मेंस के बाद चुनाव हुआ था, तो एक मैच में ईडन गार्डन्स में लोकल प्लेयर चाहिए था एक्स्ट्रा के लिए, क्योंकि 2-3 प्लेयर की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ श्रीलंका के साथ मैच था। मैच चालू हुई, फील्डिंग में जैसे ही उतरा तो वहाँ पे भी पूरा बारिश आ गया। होता है ना, यंगस्टर इम्प्रेस करने के लिए फील्डिंग में कूद फान करके थोड़ा सा इम्प्रेस करे, ताकि सिलेक्टर कप्तान वप्तान देखे। तो फिर वो दूसरा मौका मिला नहीं। सीबी सीरीज़ में हम लोग वो चैम्पियन हुए, मौका मिला नहीं। फिर उसके बाद 3 साल शायद वेट करना पड़ा था। मौके की आप बात कर रहे हैं मनोज। वन फाइन डे वी वेकअप एंड खबर आती है मनोज तिवारी ने संन्यास ले लिया। फिर कुछ दिन बाद खबर आती है वापस ले लिया। क्या था वो ब्रेन फेड कह सकते हैं। जब मैंने संन्यास लिया तो थोड़ा बहुत कुछ पल के लिए होता है, हर इंसान के साथ होता ही होगा मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं वो जोन में चला जाता है कि आप सही तरीके से नहीं सोच रहे हो। कोई के साथ 5 मिनट की ड्यूरेशन होती है, किसी के लैप्स साथ ऑफ जजमेंट हो जाता है जिसमें। बिल्कुल एग्री। तो वो हो गया। तो वो होने के बाद फिर बीवी नाराज हो गई। बीवी गई थी ट्रेनिंग करने। आपने उनसे भी डिस्कस नहीं किया? नहीं,
क्या सीधे सोशल मीडिया पे लिख दिया? हाँ सोशल मीडिया पे लिख दिया था। बीवी ट्रेनिंग करने गई थी किस चीज़ की? सेहत की। अच्छा, वर्कआउट करने गई थी। Workout- ओके, हाँ। तो वो आई भाग के, पूरा ट्रेनिंग भी नहीं, मतलब कार्डियो नहीं की। वो भी गुस्सा हो गई कि ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों, क्या कारण है, नहीं करना चाहिए था, सोचो। तब आप रणजी में तो थे ही। मैं कप्तानी था। हाँ। मैं कप्तानी था। मैं हमेशा जब तक खेला हूँ तब तक एक दो बार सिर्फ कप्तान चुना नहीं गया हूँ, लेकिन हमेशा कप्तानी था। तो फिर उसके बाद हो गया, तो फिर सोच में पड़ गया मैं। उसके साथ साथ फिर प्रेसिडेंट का भी फ़ोन आ गया कि थोड़ा सोचो, ये करो। तो फिर सोच विचार करके। देवाशीष थे प्रेसिडेंट? नहीं, स्नेहाशीष। स्नेहाशीष जी। हाँ, तो सभी का यही सलाह था कि ग्राउंड से ही संन्यास लेना उचित है, इतना साल खेले हो तो मैं बोला ठीक है चलो। ये थी कमबैक विदिन 5 डेज। तो मैं बोला इसके पहले मेरा इच्छा था कि रणजी ट्रॉफी एक बार बतौर कप्तान चैंपियन करने की कोशिश करता हूँ, और उसके पहले हम लोग फाइनल खेले। तो यही इच्छा थी, जिसकी वजह से और एक लास्ट ट्राई करना था मुझे। आप बंगाल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मुझे आपका और देवांग गांधी का झगड़ा याद आ गया। क्या हुआ था? कभी आप देखिए, मैं केकेआर के कप्तान से भिड़ जाते हैं, कभी आप अपने जोन के सिलेक्टर से भिड़ जाते हैं। सिलेक्टर से कौन लड़ता है? मनोज तिवारी लड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो सिलेक्टर नहीं था तो वो बतौर सीनियर हमारे थे, एक साथ हम लोग रणजी भी खेला है। तो जब सबा करीम सिलेक्टर थे ना, चयन करता थे जब इंडियन टीम के, तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छा चलती थी, तो वहाँ से लेते नहीं थे। तो वो हमेशा आके इनकरेज करता था देवांग गांधी कि यार तुझे लेना चाहिए, यार नहीं ले रहा है, अन्याय हो रहा है, लेना चाहिए। तो उस टाइम इनकरेज करते थे, बैक करते थे। तो जब वो सिलेक्टर बने और मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रही थी, सिर्फ जिम्बाब्वे की टूर मेरी बहुत ख़राब गई, 3 इनिंग्स मुझे मिला, वो भी मैं प्रिपेयर नहीं करके गया था। जिम्बाब्वे की टूर थी, तब मैं हॉलीडे पे था, अचानक से टीम में नाम आ गया था, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सिलेक्शन। और मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ कि विदाउट प्रिपरेशन मैं थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो प्रिपरेशन नहीं हो पाई, जल्दी आना पड़ा मुझे यूरोप से। 1-2 दिन की प्रैक्टिस हुई, फिर जिम्बाब्वे चला गया, वो फेल हो गया मैं वहाँ पे। लेकिन उसके पहले वाले इंडिया 8 ओवर्स में मैं कप्तान था, ऑस्ट्रेलिया में कप्तान था। तो वहाँ पे मेरा डेज मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वनडे में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, हम लोग चैम्पियन हुए थे। तो इंडिया ए का सीरीज़ होना था इंडिया में, न्यूजीलैंड आनी थी, और राहुल द्रविड़ तब नए 19 से इसमें आए थे। और राहुल द्रविड़ मुझे बहुत मानते थे, क्योंकि वो देखे थे वहाँ पे शुरुआती दौर पे जब इंजर्ड हो गया था, वो कप्तान थे। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि एक मौका चाहिए मुझे। हालांकि मेरी एवरेज, अब अगर आप रणजी ट्रॉफी में देखें, पिछले 1-1.5 साल में 50 की औसत से कम हुई है, नहीं तो हमेशा 50 के ऊपर ही रही है। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा गया था। तो मैं इनको बोला था कि मैं राहुल द्रविड़ के अंदर, क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि अब साइडलाइन करने वाले हैं, साइडलाइन करने वाले, क्योंकि एक आभास हो जाता है, माहौल समझ में आता है। तो मैंने इनको बोला कि एक मौका राहुल द्रविड़ के अंदर डेज मैच में चाहिए मुझे, वनडे में नहीं चाहिए मुझे। और मैंने रन बनाए हैं, तो वहाँ पे मौका दिया नहीं गया। तो लाजमी सी बात है, जब सिलेक्टर थे नहीं तो दूसरे को बोल रहे थे, और जब ये पावर में थे तो मेरा चर्चा ही नहीं करते थे वहाँ पे सिलेक्शन मीटिंग में। और सिलेक्शन मीटिंग आपको कैसे पता कि चर्चा नहीं करते थे? पता चल जाता है जी, कोई बात छुपती है कहीं पे, कोई बात नहीं छुपती, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निकल ही आ जाती है। क्योंकि पूछता हूँ मैं, पूछना बाद में शुरू किया हूँ, पहले नहीं करता था डर से कि क्या है। फिर मैं एनालाइज किया कि यार इस दुनिया में अगर जो बंदा, जो इंसान पूछता ही नहीं, उसको तो ऐसे ही दबा देते हैं। एटलीस्ट पूछ के जो भी होना है, हानिकारक होना है, पूछ के ही हो जाए। तो शरणदीप सिंह थे नॉर्थ से, ऑफ स्पिनर शरणदीप सिंह। और दिलीप ट्रॉफी और इनारी ट्रॉफी जब होती थी बीच में ना, तो सिलेक्टर्स को कोच बना देते थे फॉर द टाइम बीइंग।
अभी भी चलता है। जब तो एक मैच में यहाँ पे बॉम्बे में कपड़े आए थे तो उसके रूम में गया, वो बुलाए कपड़े लेने के लिए, तो मैं पूरा पाजी इतना परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, चर्चा ही नहीं करते आप लोग। तो ये उनको ब्लेम कर रहा है, वो इनको ब्लेम कर रहा है। तब मैं समझ गया कि ये जब सिलेक्टर्स क्या बोला शरणदीप सिंह ने? बोला कि यार तुम्हारा सिलेक्टर ही तुम्हारा बात नहीं उठाता है देवांग गांधी। हाँ मीटिंग में, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे। तो मैं समझ गया कि ये लोग जो सिलेक्टर बनते हैं ना, तो वो डिसाइड ही कर लेते हैं कि यार तेरा प्लेयर कभी आएगा तो मेरे ऊपर दे देना, मेरा प्लेयर आएगा तो तू मेरे ऊपर दे देना। ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह देखते हैं ना आप, बहुत सारे प्लेयर्स नाराज़ भी होते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं। अलग ही गेम चल रहा है वहाँ। गेम ही तो चल रहा है। इंटरेस्टिंग। ये सारे हम कप्तानों की बात करेंगे करके, वीरेंद्र सहवाग ने आपको मौके दिए। वो मेरे गुरु हैं। हम्म। आखिरी सांस तक मैं उनका आभारी रहूँगा, क्योंकि वो अगर अपने आप को रेस्ट नहीं करवाते, क्योंकि ये जर्नी जो मैंने शुरुआत में आपको कही थी, वीरेंद्र सहवाग, गंभीर भाई जब अच्छे संपर्क थे, बातचीत करते थे, घुल मिलते थे, तो इंडियन टीम में मैं जब 7 साल था इन एंड आउट ना, तो वीरू भाई देखते थे ना कि बैटिंग नहीं दी जा रही है, ठीक नहीं हो रहा है, कभी ओपन करवा दिया वेस्ट इंडीज़ में, ऑर्डर ही चेंज कर रहे हैं लगातार है। हाँ, तो वो देख रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जर्व कर रहे थे कि अन्याय हो रहा है। तो जब इनके पास मौका था, ये इन्होंने डबल 100 बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उसी सीरीज़ में जिसमें मैंने 100 बनाया था, तो इंदौर में। उसके बाद ये अपने आप को रेस्ट करके गंभीर भाई को बोला कि इसको बैटिंग करवाना है तो 4 ही में करवाना। वीरू भाई मुझे बस में पूछे कि कितने नंबर पे बैटिंग करना है बता। मैं बोला पाजी देश के लिए खेलना है, मौका कहीं पे भी मिल जाए तो करके दिखाना है। बोला नहीं तू कहाँ करता है ये बता। तो मैंने बोला पाजी सारा जीवन 4 पे बैटिंग किया मैंने। तो फिर वो कन्वे उनको किया कि इसको 4 पे ही बल्लेबाजी देना है। अब किस्मत का खेल, जब मैं आपको बताया कि बिलीव करता हूँ, तो वो वाले मैच में, आखिरी मैच था सीरीज़ का, पहले ओवर में पहले 3 गेंद में ही 2 आउट हो गए। अजिंक्य आउट हो गया और पार्थिव पटेल आउट हो गया। मैं पैड ही पहन रहा था तो अचानक से आवाज़ आएगी, आवाज़ आई मनोज मनोज मनोज। तो ब्लैंक माइंड जब बंदा जाता है तो कुछ सोचता नहीं है, तो अधिकतर टाइम आप देखो अच्छा ही होता है। तो ये किस्मत में था शतक बनाना है। तो जब मैं शतक बनाया, मैन ऑफ द मैच लिया, तब इतनी जो इन एंड आउट हो रहा था मैं टीम से, तब आपको लग रहा था कि आई बिलोंग, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैं बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम आपकी सबसे ज़्यादा खुश तो वीरेंद्र सहवाग होंगे। हाँ थे वो। मैं और भी रन बना सकता था, मेरी बॉडी में क्रैम्प आ गया, फिर भी 10-12 ओवर बचे हुए थे, मेरी और विराट की पार्टनरशिप लगी अच्छी, क्रैम्प आ गया तो मैं रिटायर्ड हट हो गया। हाउ इज विराट? इन व्हाट सेंस? एज अ प्लेयर, एज अ टीम एज अ में? प्लेयर तो बहुत बड़ा प्लेयर है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। और एज अ राइवल इन आईपीएल? कॉम्पिटिटिव, वो भी गौतम गंभीर की तरह? हाँ, दिल्ली वाले, नॉर्थ इंडियन वाले जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? ये एग्रेसिव, हाँ। एग्रेसिव ग्राउंड पे होते हैं, ऑफ द फील्ड भी होते हैं कभी कभी। हाँ। व्हाट अबाउट रोहित? वो तो उन्होंने आपकी कप्तानी में भी खेला है ना, अंडर 19 में। अंडर 19। अंडर 19 में खेला है मेरी कप्तानी में। और बहुत लोगों को नहीं पता है कि वो पहला मैच वनडे में उसको वेंकटेश प्रसाद कोच थे, तो उनको देखे नहीं थे शायद मेरे ख्याल से उसके मैचेस। इसके पहले एक जोन का मैच हुआ था, ईस्ट जोन वर्सेस वेस्ट जोन, बेंगलोर के चिन्नास्वामी में। तब मैं पहली बार रोहित को देखा बैटिंग करते हुए, तो उसने नो टाइम एक 100 बनाया, ब्यूटीफुल खेला वो। और अधिकतर टाइम पे मेरी कप्तानी में ऑपोजिशन के बल्लेबाज ज़्यादा बड़ा रन नहीं बनाता था, क्योंकि मैं अपना दिमाग उमाग लगा के, पता नहीं गॉड गिवन है, रणनीति लगा देता, योजना बना के ना आउट कर देता, बड़ा स्कोर नहीं लगाने। लेकिन रोहित को नहीं रोक पा रहा था। नो टाइम शॉ बनाया तो फिर मेरे जहन में बैठ गया ये कौन है ये, पहली इंटरेक्शन वहाँ पे। उसके बाद जब अंडर 19 का कप्तान बना
तब रोहित भी सिलेक्ट हुआ। हालांकि वेंकी सर उनको नहीं देखा था इसलिए नहीं प्रेफर कर रहे थे। अब मैंने तो देखा था, मैं बोला सर इसको खिलाना है, तो वहाँ से वो मैच खेला। वो प्लेयर तो बहुत बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपके टच में है कोई प्लेयर, कोई दोस्त हैं आपके जो मौजूदा टीम में? प्रज्ञान ओझा है अभी, तो वो भी छोड़ दिया है। हम्म, रोहित, प्रज्ञान, मैं तीनों एक साथ ही ज़्यादातर समय बिताते थे। हाँ, फिर रोहित, अब ऑब्वियस सी बात है। रोहित ने कभी आपको फिर मुंबई इंडियंस के लिए नहीं बुलाया? नहीं, मैंने कभी बोला भी नहीं और कभी बुलाया भी नहीं। इस बात का फर्क रहता है कि आपकी किससे दोस्ती है, तो आप जैसे आपने कहा कैप्टन नाराज हो गए, गौतम गंभीर तो मैं केकेआर से बाहर हो गया, ये पर्सनल रिलेशनशिप कितना रोल निभाते हैं स्टेट्स के अलावा? निभाता है, बहुत निभाता है। 5 to 10% तो निभाता ही है। अगर आपको लास्ट पुश की ज़रूरत पड़ती है तो रिलेशनशिप काम में आती है। मौजूदा जो टीम है उसमें कोई दोस्त है आपके, बात होती हो, टेक्स्ट होता हो? देखें, रोहित के साथ ही हमारा बहुत ज़्यादा ये था, एक टाइम तक था। उसके बाद अभी तो टच में नहीं रहता हूँ और मैं भी बिज़ी रहता हूँ। अब उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो मैं भी ऐसा बंदा हूँ ना, सामने से नहीं चल के नहीं करता हूँ कुछ। जानता हूँ कि यार अपने जोन में होगा, दूर ही रहता हूँ। तो कभी कदार अपना बॉम्बे की स्टूडियो में मिल गया तो पुरानी बातें याद आ जाती है, या ग्राउंड से कमेंट्री अगर कभी कर लिया तो फिर ग्राउंड में मैच में मिल जाते हैं। ऐसा रेगुलर वाला नहीं है। ओके। मनोज जी, आखिरी में जनता के कुछ सवाल हैं, हमने पोस्ट किया कि आप आए हैं, तो अनु त्रिपाठी पूछ रहे हैं अगर टीम इंडिया में जगह पक्की करनी है तो क्या दिल्ली मुंबई जैसी रणजी टीम का हिस्सा होना ज़रूरी है? नहीं, लेकिन एडवांटेज रहता है। तो आप जलस सक्सेना का जिक्र कर रहे थे, लगातार अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से हैं तो कोई पावरफुल वॉइस नहीं है। नहीं, प्रश्न ये था कि उसका कि ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है, लेकिन एडवांटेज रहता है जब आप बॉम्बे, दिल्ली से खेलते हो, यूपी से खेलते हो, जब आपका स्टेट एसोसिएशन के जो बड़े प्रमुख होते हैं, बीसीसीआई के कोई पद में रहता है, तो मेरे ख्याल से एडवांटेज रहता है। और ख़ासकर बॉम्बे में आप देखें, पूर्व भारतीय खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं। सचिन हो गए हैं, गावस्कर सर हो गए हैं, वेंगसरकर हो गए, संजय मांजरेकर हो गए। तो प्लेयर्स के लिए बोलने के लिए भी कोई कमेंट्री बॉक्स में बैठा है, कोई कॉलमिस्ट है, वहीं से तो फर्क पड़ता है ना, माहौल बनता है वहीं से है। पर एक टाइम पे तो बंगाल की भी बड़ी सॉलिड लॉबी थी और सौरभ गांगुली भी रहे बीसीसीआई के हेड। थे कुछ प्लेयर्स उठ के आए, परफॉर्मेंस अननोटिस तो नहीं गया। कुछ प्लेयर उठ के आए, मुकेश आया, आकाशदीप आया, शाहबाज आया, प्लेयर्स आए। सैफ रिजवी का सवाल है कि आप बाहर के देशों की T20 लीग क्यों नहीं खेलते जबकि आपने संन्यास ले लिया है, और सैफ के हिसाब से अभी आप में बहुत दमखम बचा है? हाँ, बचा तो है, अगर मेहनत फिर से करूँ तो खेल सकता हूँ, लेकिन बाहर के लीग्स जो होते हैं, वैसे ही इंडिया की अभी जो बोर्ड है वो तो परमिशन नहीं देते हैं। और संन्यास के बाद भी अब वो लेवल अलग हो गई है। अब उस लेवल पे आप करंट नहीं खेल रहे हो, तो फिर ये बाहर की लीग होती है ना, तो वहाँ की टीम्स प्रेफर नहीं करती है, तो इसके वजह से नहीं हो सकता है। और यही जो लेजेंड्स लीग और ये सब जो लीग चालू हुई है, वहाँ से ऑफर्स तो आते रहते हैं, लेकिन एक अनुभव के बाद सोच विचार कर रहा हूँ खेलना कि नहीं। ओके। प्रीति का सवाल है कि आईपीएल के एक मैच में आखिरी ओवर में आपने इरफान पठान के खिलाफ 20 रन मारे थे, उस मैच के बारे में कुछ बताइए, ऐसा उन्होंने लिखा। उस मैच में भी मैं बहुत खुंदस में था। खुंदस में इसलिए क्योंकि इसके पहले केकेआर में भी मेरे जब दादा कप्तान थे, तो वहाँ पे भी 2-3 मैच मुझे ड्रॉप किया गया था अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद। तो फिर वो पंजाब मैच में मेरी कमबैक हुई थी, तो वो खुंदस के साथ खेल रहा था कि इस मैच में मुझे करना ही है। तो उस मैच में मैंने रन भी सबसे ज़्यादा बनाए थे, कैचेस भी ली थी, जितने भी अवार्ड्स थे सब मैं घर लेके गया था। नाइस। खुंदक में खेला था। कभी इस बात की खुंदक होती है कि जैसे केकेआर जब आईपीएल जीता तो एक मैं आपका स्टेटमेंट देख रहा था कि सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को दे दिया गया, जबकि मनिंदर बिस्ला, आप, जैक कालिस, कई लोगों का, पर सब लोगों ने कहा कि भाई उनके तरफदारों ने कहा कि भाई लीडर वो हैं, अगर टीम इतनी अच्छी थी तो पहले भी कर लेती, वो सबको साथ में लेके आए, किसको ड्रॉप करना है, किसको खिलाना है।
नहीं देखिए, ये जो किस संदर्भ में ये चीज़ निकली है वो पहले देखना बहुत ज़रूरी है। मेरी इंटरव्यू एक न्यूज़ चैनल, लोकल न्यूज़ चैनल लेने आए थे, वो 30 मिनट की थी। तो वहाँ से कुछ कॉन्टेक्स्ट में ये बात निकली थी, पीआर की बात हो रही थी। तो ये तो लाजमी सी बात है, पिछले साल भी जब केकेआर जीती थी तो आप बताएं, गंभीर के अलावा क्या चंद्रकांत पंडित का नाम आप सुने किसी जगह? क्या आप भरत अरुण का नाम सुने किसी जगह? ये कोचेस थे। हाँ, साल्वी का नाम सुने आप? अविस्कर साल्वी के भाई का नाम पता नहीं फर्स्ट नेम क्या है, लेकिन ये लोग भी सपोर्ट स्टाफ में थे। जब तेज गेंदबाज अच्छा करते हैं तो इन लोगों का योगदान रहता है। चंद्रकांत पंडित भी डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैंने ये कहा था कि इक्वल क्रेडिट मिलना चाहिए सबको। लेकिन वही है, अब पूरा इंटरव्यू में से 4-5 लाइन जब निकलती है और प्रीवियस हिस्ट्री भी है तो उसको वजन भी मिलता है। नीतीश कुमार का सवाल है कि ऐसे आरोप लगते हैं कि धोनी ने खिलाड़ियों का करियर खत्म कर दिया। क्या सच में कोई किसी का करियर खत्म कर सकता है? कि शायद युवराज सिंह के पिताजी की बात कर रहे हैं। देखिए, हालांकि मैंने कहा है कि मैं किस्मत में बहुत भरोसा रखता हूँ। किस्मत आपको जो देना चाहेगा वही देगा, लेकिन हाँ, 1-2 एक्स्ट्रा मौका जब देना रहता है तो दे सकता है। तो वो जो रोक दिया जाता है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोक सकता है बंदा। पूरा कैरियर तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं तो रोकता है। संजीव सिंह का सवाल है कि ड्रेसिंग रूम की बातें लीक कैसे हो जाती हैं? क्योंकि इन्फॉर्मर्स रहते हैं प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स, या तो प्लेयर्स होते हैं या तो सपोर्ट स्टाफ में से कोई रहता है। आपको कभी इस तरह की दिक्कत हुई बतौर कप्तान रणजी में? मेरा देखिए, मीडिया वालों के साथ अगर आप देखें ना, मेरा संपर्क कभी अच्छा नहीं रहा, पहले से ही नहीं रहा। क्योंकि जिस दिन बातचीत चल रही है गुरु, आपकी बात अलग है, आपका बात अलग है, लेकिन क्योंकि आप एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए मुझे कल रात को फ़ोन नहीं किए थे। नहीं। हाँ, आप जो हैं वो हैं, जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन जब मैं बंगाल का कप्तानी पहली बार लिया ना, तो मुझे वहाँ के लोकल न्यूज़ वाले एक बंदा, पुराना एकदम लेजेंड्स अपने आप को मानते हैं, होंगे भी अपने इसमें, जी, फ़ोन करके बोलता, भाई मुझे प्लेइंग 11 बता दे ताकि मैं छाप दूँ। बोरिया मजूमदार की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उस टाइम पे शायद वो आए नहीं थे मार्केट में। अच्छा, और उनसे भी पहले हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो मैं भाई अपने टीम को थोड़ी ना मैं ऐसे बाहर आपको दूंगा ताकि मेरे लिए आप 4 लाइन लिख दो। मैं वैसा नहीं हूँ, कभी अंदर की खबर नहीं दे सकता। वो जो लड़ाई चालू हुई, तो जब मैं शतक बनाता, डबल 100 बनाता, ट्रिपल 100 बनाता, तो 5 लाइन निकलती, और जब फेल हो जाता तो एक आर्टिकल निकलती नेगेटिव। तो उस दिन से मेरा था नहीं। आओ पूछो, जो है वो अलग से नहीं, संपर्क मुझे भी नहीं बनाना। नेता के तौर पे ये बदला है कि नहीं बदला? अभी भी 36 का आंकड़ा है मीडिया से? है, 36 का आंकड़ा है। इसीलिए आप देखोगे मेरे हावड़ा जिला में कभी भी आओगे ना आप, तो वहाँ पे हाईलाइट नहीं करते हैं अच्छा काम। क्योंकि मैं कहाँ से पालूँ और पोसूँ, मेरे पास उतना पालने पोसने का खर्च नहीं है भाई। काम है, थैंक गॉड आज के दिन में सोशल मीडिया है, अगर सही तरीके से आप उसका उपयोग करो तो आपका अच्छा काम दिख जाएगा लोगों को। पर आपके कई साथी मंत्री तो ये काम बड़े अच्छे से कर लेते करते हैं, जिनको ज़रूरत पड़ती है करते हैं। साथ का नहीं बोलूँगा, बट ओवरऑल जिनको इनका सहायता चाहिए रहता है, वो काम अगर कम करके इनका सहायता लेके काम ज़्यादा दिखाएंगे तो दिखा सकते हैं। ये आप बात कर रहे हैं, मेरी बार बार आपकी बाईं बाह पे नजर जा रही है, ये टैटूज हैं, क्या लिखा हुआ है? ये तो मेरा निकनेम है, मतलब मन्नी। हाँ, मन्नी। ये रॉबिन उत्तपा नहीं दिया था उस टाइम पे, मन्नी करके बुलाता था। हमारे पिछले गेस्ट वही थे। हाँ, तो बहुत पहले जब हम लोग की एनसीए में कैंप लगती थी, तब वो मन्नी करके बुलाता था। तो यहाँ पे पिताजी और मम्मी का नाम है, और बीवी का यहाँ पे है, वो बंगाली में है। दिखा देता हूँ, नहीं तो वो देखेगी तो फिर बोलेगी कि सबका दिखाया, तू मेरा नहीं दिखाया। ये देखो, अब इस पे भी थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी।
बीच बीच में टॉन्ट मारती है कि हाँ जहाँ पे नहीं दिखे वहीं पे तूने टैटू कराया, बताए। नहीं, पर आपकी हरकतें भी ऐसी हैं ना, ऐसी, हाँ, आदमी मतलब, ग्रीस हाँ। जाके सोता है कि सनसेट देखता है? अभी क्या करे, अब नींद आ जाती है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हस्बैंड और बॉयफ्रेंड्स हैं ना, सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी प्लीज। हस्बैंड कभी भी घूमने नहीं जाता, हस्बैंड जाता है लेबर का काम करने। और जितने भी आने वाले समय पे जो भी टूर करने जाए, मेरा सलाह है कि 5 दिन का आप लोग ट्रेनिंग ले लें फोटोग्राफी का, क्योंकि आप अगर फोटोग्राफी में कहीं पे भी एक गलत फ़ोटो आ गया ना, तो आपका दिन रात सुबह सब खराब होने वाली है। अब थक गया था बंदा, लेबर का काम कर रहे हैं, फ़ोटो खींचे ही जा रहे हैं, जो बोल रही वही कर रहे हैं। अब थक के सो जाए। अब मैं सोना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब अपना शरीर बोल रहा है कि मनोज सो जा। अब क्या करे बताएं, आँख लग गई थी, सनसेट हो गया, फ़ोटो नहीं उठी, हो गया। फिर मेकअप कर दिए ना। उनको मैं बहुत पहले बोला था कि जितना भी विश लिस्ट है सब पूरा करूँगा मरने से पहले। तो इस बार क्रिसमस में उनको बहुत इच्छा था लंदन में जाना, क्रिसमस मार्केट जो होती है वो देखना। एडनबर्ग गए, ग्लासगो गए, घूमे फिरे। हालत टाइट हो गई है, अभी भी टाइट है। तो यहाँ से बॉम्बे जाऊँगा, कमेंट्री करूँगा, फिर 23 जनवरी मनाना है, प्रोग्राम करना है। तो लेकिन बहुत प्यार करता हूँ उससे, वो जानती है। घर पहुंचो बेटा आज तुम। नहीं ये जो कैमरे पे दुखड़ा रो के गए हो ना, नहीं, वो जानती है, उसको ये भी पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। 5 दिन कुली का काम। देवियों और सज्जनों, ये मनोज तिवारी का अनुभव है और आप ज़रूरी नहीं कि मशहूर व्यक्तियों की सारी सलाह माने। और ये बहुत ही स्त्री विरोधी बयान है और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप एक स्त्री, आपकी पार्टी की मुखिया हैं, आपके स्टेट की मुखिया हैं और ये बहुत ही स्टीरियोटाइप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा तजुर्बा भाई साहब बहुत अलग है आपसे। अभी जब आप बता रहे थे, दोनों बराबर से सूटकेस खींचते हैं और हमारी पत्नी तो नहीं, हम नहीं खींच वो तो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, और वो अपनी सेल्फी खींच लेती जहाँ उनको लगता है। मुझे कहना पड़ता है यार एक आध मेरी भी खींच दो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। नहीं, वो तो ठीक है। चलो, आपने ट्रेनिंग, मतलब आपका माइंड बना हुआ है वैसे। तो शी हैज ट्रेन्ड मी वेल। ये देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि स्त्रियों पर ये जिम्मेदारी आ पड़ी है। ये एक आदर्श स्थिति नहीं है कि वो उनके जीवन में जो पुरुष आए उनको ग्रूम करें, उनको शऊर सिखाएं, संवेदनशीलता क्या होती है, मैनर्स क्या होते हैं। हम लोगों को नहीं सिखाए जाते हैं सर, हम लोग बहुत ठसबुद्धि होते हैं सर। सही बात है ना, बोल के चल दिए, कुछ भी कर दिए। तो सलीका सीखने में कोई बुराई नहीं है सर। बुराई तो नहीं है, बुराई तो नहीं। इतनी बढ़िया आपको स्वेटशर्ट दिला के लाई है। एकदम मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना प्यार करती है कि मत पूछिए। ये दो प्यार जो है ना, दोनों म्यूचुअल है। झगड़ा होता है, प्यार होता है, झगड़ा होता है, प्यार होता है। लेकिन अब झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है जो आपका और सुष्मिता जी का प्यार यूं ही बरकरार रहे। Thank you. आपके और गौतम गंभीर के बीच प्यार भी यूं ही बरकरार रहे, अलग अलग अर्थों में। आज की बैठक यहीं पर समाप्त होती है। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। थैंक यू मनोज, थैंक यू सो मच। वेलकम।